So we are live now. Welcome to the channel friends. आज हम दो कंसल्टेंट एक फंक्शनल एंड टेक्निकल आज यहाँ पे अपने कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे जो डायनेमिक्स ईआरपी से रिलेटेड होंगे आइदर नेविजन और बिजनेस सेंट्रल। तो स्टार्ट करेंगे हम लकी से और लकी टेक्निकल कंसल्टेंट हैं और दिल्ली एनसीआर से हैं और मैं फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ और मैं अभी लखनऊ से हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टार्ट करते हैं लकी से। लकी ओवर टू यू। So, hi, thank you for having me here. Uh, as ma'am already introduced me that my name is Lucky and people also know me as Tech Lucky because that's my brand name. And I'm having almost 6 years of experience as a technical lead in Business Central and Navision. And I have also implemented the Business Central and Navision in different domains like the jewelry, manufacturing, seed industry, textile industry, स्टील एंड पाइप इंडस्ट्री एंड द एफएमसीजीज एज वेल। सो आज का जो हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे आने का, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे जो भी हमने अपने करियर के टाइम में इंटरव्यूज हमने फेस किए हैं। और एज एन इंटरव्यूअर मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ, तो मैं अपना वो भी एक्सपीरियंस दूंगा कि एज ए इंटरव्यूअर मैं क्या एक प्रोफाइल देखते हुए या एक डेट का रिज्यूमे देखते हुए। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा। मेरा कुछ अभी लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट मैंने इसलिए बोला कि वो इंटरव्यू ही कुछ इस तरह का था। एक क्लाइंट साइड की एक कंपनी थी जिसपे मैंने इंटरव्यू देने की कोशिश की। और वो क्लाइंट साइड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। मैं उस कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, बट वहाँ पे जो हायरिंग मैनेजर थे रिज्यूमे में टेक्नो फंक्शन का ही इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं टेक्नो फंक्शनल नहीं हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि हमें फंक्शनल नॉलेज थोड़ी सी होती है ऑब्वियसली। अगर हम एक टेक्निकल है 6 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हमें फंक्शनल थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। अब उसमें मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको वो बताता हूँ। एक नॉर्मल मुझसे पूछा गया कि आप एक इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल बताइए। तो इससे आप क्या समझते हो? ऑब्वियसली हम जो एचडीएलसी बात कर डेवलपमेंट आएँगे और हम अगर थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हों तो हम अपनी जो इन जनरल हमने फेस की हैं वो चीज़ें बताएँगे कि एफआरडी डिस्कशन हम लोग करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, उसके बाद डिज़ाइनिंग होती है, देन हम लोग उसका डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं, देन टेस्टिंग, देन यूएटी एंड आफ्टर दैट इट गोज़ टू द लाइव, राइट? दैट्स अ जनरल क्वेश्चन एंड आई ट्राई टू आंसर इट इन अ जनरल वे। एंड द इंटरव्यूअर वाज़ शॉक्ड दैट मैंने ये इतना जनरल आंसर कैसे दे दिया? ये तो उनका रिस्पॉन्स था कि ये तो बहुत ही नॉर्मल आंसर है, ये तो सबको पता है। अब भाई आप पूछ ही मुझसे वो चीज़ रहे हो जो सबको पता है, तो मैं वही बताऊँगा जो सबको पता है। तो एक्चुअली वो लोग क्लियर नहीं थे कि उन्हें इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पुट अप करने हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता वो फंक्शनल भी थे या टेक्निकल भी थे। एक भी टेक्निकल क्वेश्चन उसमें नहीं था जिसे मैं कह सकूँ कि येस इट वाज़ अ टेक्निकल क्वेश्चन। और फिर इसी तरह के जनरल क्वेश्चंस पूछते गए कि प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए चलिए। मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ अपने कि मैंने क्या-क्या प्रोजेक्ट्स किए। अब मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, उसमें मैं कस्टमाइज़ेशन एक्सप्लेन करूँगा, तो इससे पहले उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा कि वो प्रोजेक्ट बेसिकली है किस बारे में। अगर मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो वो लोगों को वो आउट ऑफ द बियॉन्ड जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि मैं एक अलग कंपनी का, अलग डोमेन का उनको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दैट। सो वो एक हेक्टिक इंटरव्यू हो गया, जिससे निकल पाना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। क्योंकि वो मुझसे क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे थे और मैं उनके सैटिस्फाइड आंसर दे नहीं पा रहा था। एट द एंड फिर मुझे ये बोलना पड़ा कि आई थिंक यू आर नॉट क्लियर विद योर क्वेश्चंस, कि आपको पूछना क्या है। तो या तो आप क्लियर कर लो कि आपको पूछना क्या है, तब मैं आपको बता पाऊँ कि मुझे किस तरह से जवाब देना है। टेक्निकल क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन था नहीं। तो ये तो एक पार्ट था मेरे एक्सपीरियंस का। ऐसे बहुत से हुए हैं, कुछ-कुछ बहुत अच्छे भी हुए हैं, जिनमें मुझे लगा कि हाँ, इस तरह के इंटरव्यूज़ होने चाहिए। उन इंटरव्यूज़ में हमें लगता है कि हाँ, हम बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, बीसी में बहुत कुछ है जो अभी हमें भी सीखना बाकी है। इस तरह की, और ऑब्वियसली बीसी इज़ अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर। हम इतना 6 साल के एक्सपीरियंस में तो ऑब्वियसली मैं नहीं एक्सप्लोर कर। तो अब एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं टेक्नो फंक्शनल नहीं हूँ जैसे मैं बताता हूँ। अब लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप 6 साल एक्सपीरियंस हैं, तो आपको फंक्शनल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल तो पूछ ही लेंगे, कहते हैं टेक्निकल काम तो आप कर ही लोगे, अब आप फंक्शनल पे आ जाइए।
क्वेश्चंस बहुत ही अजीबो-गरीब पूछे जाते हैं। हालाँकि वो फंक्शनली बहुत अच्छे हैं, बट हम लोग जब क्लियर कर देते हैं हम टेक्नो फंक्शनल नहीं है, हुँ, फिर भी पूछा जाता है। अब जैसे मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, हुँ, तो मैं ये हमेशा देखता हूँ कि रिज़्यूमे में क्या लिखा है। तो करेक्ट, नेवर राइट इन योर रिज़्यूमे दैट यू हैव डन सम फंक्शनल थिंग्स, और एवरीवन नोज़ दैट इफ यू आर डेवलपिंग समथिंग, you will test it, right? You have to know that the sales cycle, purchase cycle. Don't write it in your resume. अदरवाइज वो उसको कंसीडर कर लेंगे आप आपने एज ए फंक्शनली उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर उससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अगर आपने लिख दिया कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट हैंडल की है, तो फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जब हम नहीं लिखते हैं तब भी पूछे जाते हैं, वो एक नॉर्मल चीज है। अब मुझसे जैसे पूछा गया कि एक इन्वेंट्री सेटअप पे एक कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल बताइए कि उसका यूज क्या है। मुझे पता तो था, मैंने काफी टाइम पहले कहीं तो उसका बैक जॉब पता, होता है। बट उस टाइम मैं ब्लैंक हाँ, हो गया, मुझे नहीं पता था। हाँ अच्छा जी। मतलब बैक जॉब इससे रिलेटेड होता है? हुँ, हाँ, या राइट। तो ये इस सीरीज़ में हम जानेंगे आपसे भी कि वो उसका आंसर एग्ज़ैक्ट क्या है, क्योंकि फंक्शनल क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स मुझे नहीं पता एक्चुअली में। तो तो क्या आप बेटर क्वेश्चन पूछा पर्सन हैं उन्होंने? जो हमें उस चीज़ पे गाइड करेंगे। वो था कि जैसे इन्वेंटरी सेटअप पे एक बुलियन होता है, कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल, तो वो क्यों होता है? उसका यूज़ क्या है बेसिकली? तो मुझे तो यही पता था कॉस्ट एडजस्टमेंट बैच से रिलेटेड उसका यूज़ है, कि वो हुँ, जो एडजस्टमेंट बैच चलता है एंड वैल्यू लेजर एंट्रीज़ अपडेट होती हैं। बट मैं उसका एक परफेक्ट आंसर नहीं दे पाया जो कि होना चाहिए था। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, और भी हम बीच-बीच में बताएँगे कि और कितने कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, मैं वो भी शेयर करूँगा। कुछ अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन्स भी मैं शेयर करूँगा, आज हमारे व्यूअर्स अगर कनेक्टेड हैं तो, कि वो लोग भी अगर इंटरव्यू की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उन्हें वो क्वेश्चन्स पता हो कि टेक्निकली आजकल देखिए बिज़नेस सेंट्रल एक बहुत ही इवॉल्व हो रहा है, डे बाय डे इतना इवॉल्व होता जा रहा है कि इतना अप टू डेट रहना बहुत मुश्किल है। हम खुद नहीं रह पाते, जबकि हम अप टू डेटेड टेक्नोलॉजीज़ पे रोज़ नए इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। बट फिर भी हम अपना कुछ ना कुछ टाइम बचाने के लिए जो पुरानी हमारी प्रैक्टिस है, हम उसी को यूज़ करना चाहते हैं। नई हुँ, प्रैक्टिस हम यूजुअली लेते ही नहीं है इन यूज़, जबकि वो लेनी चाहिए। तो हुँ, अब रीसेंट मैं जो जानना चाहूँगा मैडम आपसे हुँ, कि आप कुछ हमें बताएँ फंक्शनली, कि एक टेक्निकल को अगर फंक्शनली हमें किस तरह से फिर तैयारी करनी चाहिए? आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए कुछ। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। अब जैसे एक एक्सपीरियंस मुझे हमेशा होता है, मेल आपको आती है, मेल मैसेजेस आते हैं, वो आजकल तो व्हाट्सएप पे भी आता है कि आपको एक कंसल्टेंट चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि फंक्शनल कंसल्टेंट को भी रिक्वायरमेंट क्या भेजते हैं कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको एसक्यूएल आना चाहिए, आपको एएल आना चाहिए। जैसे आपने बोला ना वैसी प्रॉब्लम। तो एक क्या होता है ना सामने वाले को अगर ये पता ना हो कि फंक्शनल आपने उससे पूछा है कि अगर वो एक फंक्शनल कंसल्टेंट है, मैं आपको हायर करना चाहता हूँ अपनी कंपनी के लिए, बिज़नेस सेंट्रल है, अभी तो रनिंग में बिज़नेस सेंट्रल ही यूज़ हो रहा है। तो अगर आप बिज़नेस सेंटर के लिए एक फंक्शनल कंसल्टेंट हायर करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसका टेक्निकल एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होगा। तो अब जैसे अगर आपने रिज़्यूम नहीं भी लिया है, तो कम से कम आप उससे पूछ सकते हो कि आप एज़ अ फंक्शनल कंसल्टेंट आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगे। लेकिन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछने से पहले आप उससे ये मत बोलो कि आपको ये सारी लैंग्वेजेज़ आने चाहिए और हम आपसे डेवलपमेंट करवाएँगे। तो जैसे ही कोई ये मुझे बोलता है कि मैं डेवलपमेंट करवाना चाहता हूँ, एचआर होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि फंक्शनल और टेक्निकल अलग-अलग भी हो सकते हैं। उनके दिमाग में पता नहीं ये रहता है कि जो टेक्निकल पर्सन है वो फंक्शनल कर लेगा या जो फंक्शनल है वो टेक्निकल कर लेगा। अब अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड है जैसे मेरा है और आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है, तो आपका डोमेन होगा फाइनेंस। अब आप उससे रिलेटेड आप ऑफरिंग नहीं दे रहे हो, आप ऑफरिंग दे रहे हो कि मुझे मैं आपसे डेवलपमेंट इन हाउस डेवलपमेंट करवाऊँगा। अब नॉर्मल सी बात है कि एआई लैंग्वेज के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं होगा। ये तो पता है ठीक है कि आप एआई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो बिज़नेस सेंटर में, लेकिन मैं उस पे कैसे काम करूँ? मेरा इनपुट क्या होगा? और आपकी फाइंडिंग ही गलत है कि आप गलत पर्सन को रीच आउट कर रहे हो। आप फंक्शनल कंसल्टेंट को ये नहीं समझ रहे हो कि उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसका डोमेन ही अलग है। अब अलग अगर कोई ये कह दे कि मैं टेक्नो फंक्शनल हूँ, जैसे आपने बोला कि अगर कोई ये कह दे कि टेक्नो फंक्शनल है, तो उसके पास दोनों एक्सपर्टीज़ होगी। या तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बीटेक, एमटेक या एमसीए है और वो एक्सपर्टीज़ इतनी हाई कर लेते हैं ना कि वो फंक्शनल एरिया में भी काम कर लेते हैं। अच्छा ही कर लेते हैं, लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, स्पेशली फाइनेंस वाले मुद्दे, वो फँस जाते हैं। क्योंकि उनको वो वाला डेप्थ नहीं पता होता है।
तो टेक्नो फंक्शनल बोलने के साथ आपसे फंक्शनल चीजें करवाई जाएंगी। चलो आपने 10-15 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या किया ना, आप जिस भी इंडस्ट्री में आपने काम किया, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में आपने काम किया, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रोसेस, ऑपरेशनल, आपने सब देखा, हैंडल किया, और आपको पूरा एक्सपीरियंस हो गया वहां का कि आप कैसे प्रोसेस होता है, काम कैसे होता है, सर्विस इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे काम हो रहा है, अगर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस सिस्टम है तो कैसे काम हो रहा है, अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री है तो उसका नेचर ऑफ द बिजनेस अलग है, तो उसका काम बिल्कुल अलग होगा इन सब से। तो ये कैसे काम करे आपको आइडिया हो गया, तो आपको क्या पता, आप क्या करते हो कि आप बोल देते हो कि हाँ मैं टेक्नो फंक्शनल हूँ। लेकिन जब फाइनेंस से जुड़े मुद्दे आपको सॉल्व करने बोलते हैं, अगर बोला जाए कि जाओ अकाउंट शेड्यूल बना दो, अगर आपने नहीं बनाया है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कुछ ट्यूटोरियल पढ़ोगे माइक्रोसॉफ्ट के ई लर्निंग वाले, या फिर आप वीडियोस देखते हो। वीडियोस में भी ना बहुत सारी बेसिक चीजें कभी कभी मिसिंग होती है कि आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हो। तो आपको अकाउंट शेड्यूल बनाना है, आपको अकाउंट शेड्यूल की रिपोर्ट्स देनी है, क्योंकि अब अगर आप नेविजन की बात करो ना, तो उसमें पीएल एंड बैलेंस शीट नहीं था, तो लोगों का पेन एरिया होता है कि पीएल बैलेंस शीट नहीं है। तो अगर पीएल बैलेंस शीट नहीं है तो उस सॉफ्टवेयर को भी वेस्ट मान देते हैं। फाइनेंस वाले से पूछ के देखो तो वो कंपेयर करेंगे टैली से, टैली में तो बहुत अच्छा है मैडम। आप देखिए बैलेंस शीट, देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, एक ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा मेरा पीएल हिट हो जाता है। तो जब आप ये स्टेटमेंट सुनते हो ना, तो स्पेशली नेविजन से जब शुरू हुआ, तो उसमें अकाउंट शेड्यूल तो था, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे बिजनेस सेंटर में जनरेट होकर आ जाती है ना, एक लेआउट है सिंपल सा, आपको दिख जाएगा डेटा। हाँ, ये अलग बात है कि जो स्टैंडर्ड जो कंपनीज एक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल 6 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है बैलेंस शीट एंड पीएल का, वो जो एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है ना, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होता है उसका लेआउट, जिसमें हेडिंग्स, ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग जो एक कंपनी यूज करती है ऑडिटेड बैलेंस शीट, वो आप अगर चेक करोगे तो वैसा आपको बिजनेस सेंटर में नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हो, वो आप बोल देते हो किसी फंक्शनल कंसल्टेंट को कि वो आपको डिजाइन करके दे देगा। तो हम लोग कोई रिपोर्ट तो नहीं बनाते, हम बस वो जो रो लेआउट और कॉलम लेआउट के कॉम्बिनेशन को पकड़ते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ मैप करते हैं और वो रिपोर्ट पे आ जाता है। लेकिन मेन जो रिपोर्ट होता है तो वो तो कोई डेवलपर ही बना सकता है। तो जब आपसे ये बोला जाता है कि आप डिजाइन करोगे, डेवलपमेंट करोगे, तो फिर सोचना पड़ता है कि इन्हें ये ही नहीं पता कि फंक्शनल और टेक्निकल में डिफरेंस होता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज उसकी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसको फंक्शनल ऑपरेशनल नॉलेज है, इसीलिए उसका काम और अच्छा हो गया। लेकिन उसका भी कुछ पेन एरिया होगा, वीक पॉइंट होंगे जहां पे उसे सीखना होगा। तो वो अगर आप उसको टाइम दोगे तो वो टेक्नो फंक्शनल वो सीख के भी कर देगा। आई एग्री कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो टेक्नो फंक्शनल है तो वो कर देगा। हो सकता है किसी किसी जगह पे थोड़ा सा टाइम ले ले कि ये थोड़ा लर्निंग या फाइंडिंग्स करनी है मुझे। लेकिन एक फंक्शनल कंसल्टेंट, मेरी बात करूं तो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर मुझे कोई ये बोले कि आप एआई लैंग्वेज पे काम कर लो तो मुझसे नहीं होगा। आप ये बोलो कि ये मल्टीपल लैंग्वेज सीख के इन पे काम कर लो। अब मैं एक नया एरिया ट्राई करना इंसान की मर्जी है। तो अगर मुझे मेरा एक्सपर्टीज जो डोमेन एक्सपर्टीज है फाइनेंस, मैं अपने चैनल्स पे उसी पे वीडियो डालती हूँ, मेरे मैक्सिमम वीडियोस भी उसी पे हैं। तो मेरा जो एक्सपर्टीज है मैं उस पे ही काम करती हूँ, मैं बार बार स्विच एंड चेंजेस नहीं करती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ तो मैं वो ही करना है। तो अब एचआर और रिक्रूटर्स को ये वाली प्रॉब्लम तो हर जगह है, कि वो आपको ऐसे जॉब ऑफर करेंगे कि आप उनको लगेगा कि आप टेक्नो फंक्शनल हो, फिर आप मना करते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि कॉल के 2-4 सेकेंड्स या मिनट्स में ही आपको पता चल जाएगा, 1-2 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि आपको ना ही बोलना है, और आपको इरिटेशन होने लगती है कि ये समझ नहीं रहे हैं कि आई एम नॉट अ टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट, मैं आपका डिजाइन डेवलपमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो आप क्या करते हो, फंक्शनल करता ही क्या है, किसी ने मुझे बोला था फंक्शनल करता ही क्या है। तो मतलब इतना डिमोरलाइज आपको कर देंगे ना, फंक्शनल करता ही क्या है, तो क्या करता है फंक्शनल भाई। तो फिर आप सर्च कीजिए ना एक फंक्शनल करता क्या है। उसे आपके ऑपरेशनल सारे प्रोसेस की जानकारी होती है, वो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, वो यूजर ट्रेनिंग दे सकता है, वो आपके सारे सेटअप्स कर सकता है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आता है कि बिजनेस सेंटर में आजकल असिस्टेड सेटअप्स है, तो सारे सेटअप्स तो मिल ही जाते हैं। फिर फंक्शनल क्या करता है। तो आपके जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल के साथ कंपेरिजन की जाती है। फिर आपको वो उसको समझाना पड़ता है, ये जो समझाने वाला प्रोसेस है ना, कभी कभी बहुत लेंदी हो जाता है। तो कुछ थोड़ी सी कॉल ड्यूरेशन में ही आप बोलने लगते हो कि
मुझे नहीं करना है, या आप समझ नहीं पा रहे हो, या आप समझ नहीं रहे हो कि मैं फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, बोल के आप अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हो। मेल्स में भी आते हैं, बहुत सारे मेल इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि पूरा ना एक लिस्ट बनी होती है, इतने सारे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, आप 1-2 चीज़ सीख लोगे। लेकिन इतना टेक्निकल एक्सपीरियंस लाना, अब झूठ बोलना तो बेवकूफ़ी है, कि ये सब तो आप कर ही नहीं सकते। तो मैंने बोला नॉट पॉसिबल। अब मेल को आंसर भी नहीं करते, पहले तो कभी-कभी व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे मैं आंसर कर देती थी कि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, मैं फंक्शनल पर्सन हूँ। लेकिन फिर भी आएँगे, फिर भी रिप्लाई जाएगा। फिर लास्ट में ऐसा होता है कि आप इग्नोर करना चालू कर देते हो कि इनको समझ में नहीं आ रहा। तो अब जैसे फंक्शनल के रोल्स को डिफाइन करना, कि अब कंपैरिज़न अगर आप करो सैलरीज़ में, तो एक टेक्नो फंक्शनल, उसके बाद आप टेक्निकल, उसके बाद आप फंक्शनल को लोगे, कि ये मतलब एक माइंडसेट है कि फंक्शनल इतना कुछ वैल्यूएबल इनपुट नहीं देता है आपकी कंपनीज़ में। तो क्या करते हैं ना कि उनका डेज़िग्नेशन, उनकी सैलरीज़, अ, अगर एक टेक्निकल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, फंक्शनल वाली भी, तो फिर उनकी हायरिंग भी नहीं होगी। तो कोई भी हायरिंग, कोई भी जॉब इंटरव्यू एक पॉइंट पे आके रुकता है, पेन पॉइंट। किसी भी कंपनी का पेन एरिया क्या है? तो अगर उसको ना दर्द होगा ना, तो उसकी दवा चाहिए, फिर उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो पता चलता है कि वो क्वेश्चन जो एक इंटरव्यू में किसी ने मुझसे पूछा था, वो मतलब ऐसे फेस टू फेस इंटरव्यू था। उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे, मैंने आंसर्स कर दिए। उसके बाद जब सैलरी पे बात आई, तो उसने बोलता है, "एक फंक्शनल करता ही क्या है?" तो खैर मैंने वहाँ जॉइन नहीं किया था, लेकिन उससे मुझे ये पता चल गया कि आप चाहे मेल्स वाले इंटरव्यू फेस करो, चाहे आपको व्हाट्सएप पे आए, चाहे आप वन टू वन फेस करो किसी को, सबके दिमाग में ना एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि फंक्शनल क्या करता है। तो टेक्निकल जो कंसल्टेंट होते हैं, उनका इंटरव्यू और उनके प्रति जो नज़रिया होता है, वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन फंक्शनल के प्रति, और स्पेशली अगर वो फंक्शनल इंटर्न है, नया-नया फ्रेशर है, तो सोचो एक्सपीरियंस के साथ ये करते हैं, तो इंटर्न और फ्रेशर के साथ क्या करते होंगे? अब उनको तो वैल्यू ही नहीं देते और रिस्पेक्ट भी नहीं देते, और बहुत सारे टॉक्सिक इंटरव्यू होते हैं। एक इंटरव्यू मेरा हुआ था जिसमें हर 2 सेकंड में वो ऐसे बोलता था, क्या आता होगा? क्या आता होगा?" इतना डिमोरलाइज़ हो जाते हो ना आप। शुरू में तो मुझे खुद को ना प्रूव करने का बहुत जज़्बा था कि नहीं, मुझे आंसर करना है, मुझे आंसर करना है। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट बाद ना, वो एटीट्यूड, एक लैपटॉप लेके बैठा था, उसपे क्वेश्चन्स उसके सेट थे और वो मुझसे पूछ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये हर 2 मिनट में एक, आपको टीडीएस का सेटअप आता है? हाँ सर, टीडीएस की एंट्री करनी आती है? हाँ, मैंने तो सर रिपोर्ट भी जनरेट करवाया। क्या आता होगा? अरे क्या है यार? और क्यों ऐसा कर रहा है? हर क्वेश्चन पे वो ऐसा बोलता था, तो 10 मिनट 15 मिनट बाद मुझे ये तो यकीन हो गया था कि मुझे तो नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि ये तो ऑलरेडी सैटिस्फाई नहीं है कि मुझे कुछ आता भी होगा। तो हर 10 मिनट पे ऐसा कर रहा था। और हाँ, आजकल मतलब एक किसी-किसी कंपनी में एक पैटर्न होता है कि वो ना आपको एक पेपर देते हैं। ऐसे पेपर देंगे और बॉडी लैंग्वेज देखो, हाँ। आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट हो, एक्सपीरियंस वाले का एग्ज़ाम्पल ले लो, फ्रेशर को तो क्या इज़्ज़त देते होगे पता नहीं। ऐसे पेपर दिया उसने, मतलब एक होता है जेस्चर अच्छे से रखना और पेपर पेन देना, नहीं, ये लो, इस पे एंट्रीज़ लिखो। एंट्रीज़ लिखो, मतलब ये जो मेरे साथ करता है ना, वहाँ तो क्लियर है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट होगा, वहाँ तो काम नहीं करना है। अंदर से ही आपके आ जाता है 10 मिनट के अंदर। बुरा भी लगता है कि आपको वो इंटरव्यू, आपको जॉब ऑफर नहीं होगी, लेकिन आपको ये भी पता चल जाता है कि वो आपके साथ डील कैसे कर रहा है। तो उसने मुझे एक पेपर दिया, अधिकतर मुझे लगता है फाइनेंस वाले के साथ ऐसा करते हैं। अगर आपका डोमेन फाइनेंस है ना, तो वो आपके साथ ये ज़रूर करेंगे। तो ये दर्द सिर्फ़ फाइनेंस डोमेन वाले समझ सकते हैं, अदर फंक्शनल भी नहीं समझ पाएँगे। तो उसने पेपर दिया, एंट्रीज़, जीएसटी की एंट्रीज़ लिखो। मैंने जीएसटी की एंट्रीज़ लिख दी। फिर दूसरी कोई एंट्रीज़ दी, फिर तीसरी एंट्रीज़ दी, तो मैंने सोचा, आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो, आपके पास इन हाउस डेवलपर्स हैं, तो आप एक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते थे कि जिसमें आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल देते और मुझे दे देते कि आप इसको आंसर कर दो। तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स वो मल्टीपल चॉइस हो, उनमें आपको एंट्री लिखवानी हो, जो करवाना हो आप उस सॉफ्टवेयर से करवा लेते। 15-20 मिनट में आपका काम भी हो जाता, और जो जो कंसल्टेंट आपके पास इंटरव्यू देने आया, उसको इतना मतलब एक इंसल्ट जैसा फ़ील भी नहीं होता। तो ये मतलब सेकंड टाइम भी मैंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया था, तो फाइनेंस वाले के साथ फिर से वही हुआ था। 2-4 क्वेश्चन के बाद वो पेपर और पेन।
हाँ, उसका टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं था, उसने बहुत अच्छे से उसका जेस्चर अच्छा था, बहुत अच्छे से किया था। लेकिन जब कोई पेपर पेन देता है और बोलता है ना कि एंट्रीज़ लिखो, फ्रेशर जब मुझे नया-नया एक्सपीरियंस हुआ था ना मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जॉब होती है ना, तो आप बहुत मोटिवेटेड होते हो, बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यू-इंटरव्यू खेलना। अब तो मुझे खेलना बढ़ ही रहा था कि इंटरव्यू-इंटरव्यू खेल रहे हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा इंटरव्यू दे रहे हैं, तीसरा दे रहे हैं और हो गया तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि चलो अच्छा है, मुझे जैसी कंपनी चाहिए थी मिल गई। तो वो मतलब एंट्रीज़ लिखो, तो 1 एंट्रीज़, 2 एंट्रीज़ उसके बाद ना धीरे-धीरे फीलिंग आने लगती है कि ये उस वो उनका सिर्फ़ ये एजेंडा था कि उनको एक अकाउंटेंट चाहिए था। मतलब वो जो अकाउंट्स एंट्रीज़ को हैंडल कर ले, अब फाइनेंस वाले का रोल कहाँ से ये चेंज हो रहा है, अब वो फाइनेंस वाला उनका अकाउंटेंट बन जाएगा, उनके अकाउंट्स हो सकता है अकाउंट्स वाले की छुट्टी कर दें, आपको वो रोल भी मिल जाए, एक सैलरी पे 2 रोल। तो मुझे ये पता चला कि जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो सामने वाले के दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि आपको कितनी तरह से यूज़ कर लेगा। कि अगर आपको ये सैलरी आपने ये सैलरी माँगी, ठीक है? तो एचआर तो पहले ही पूछ लेती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, लास्ट जॉब में क्या मिल रहा था। तो जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसके पास पिक्चर क्लियर होती है कि इसको कैसे परेशान कर सकते हैं या इसकी सैलरी कैसे कम करके कोट कर सकते हैं। तो फाइनेंस वाला जैसे आप डोमेन फाइनेंस बोलोगे एंट्रीज़ का पे आ जाते हैं। अगर आपने वो सारी एंट्रीज़ लिख के प्रॉपर्ली बता दी, तो आपका कन्फर्म है कि आपको 2 रोल मिलेंगे। अकाउंटेंट वाला भी मिलेगा और आप माइक्रोसॉफ्ट के डायनामिक्स के तो कंसल्टेंट बनने ही वाले हो। तो बहुत बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप क्या ये काम करना चाहते हो? हम सब जो टेक्निकल फंक्शनल जो जितने भी लोग बिज़नेस सेंट्रल से जुड़े हैं या नेविज़न से, उनको अगर बोल के देखो फंक्शनल को कि आपको अकाउंटेंट का काम करना होगा या टेक्निकल जो प्योर टेक्निकल है, उसको बोल के देखो कि आपको फंक्शनल काम करना होगा। तो एक हमारे ऊपर ऑलरेडी दिन भर का प्रेशर रहता है और एक जन सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है। तो अगर 8 आवर्स के बाद भी अगर आपका काम चल रहा है ना, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस तो प्रॉब्लम में आ जाती है। अब जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, तो हम सारे कंसल्टेंट अपने घर में तो पहले ही बोल देते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, तो कुछ दिन के लिए हम लोग बहुत बिज़ी हैं। सुबह-शाम, रात-दिन, डेढ़ 2, 3-4 बजे भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबको पता है। लेकिन आप 365 दिन ये करोगे, तो एक दिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने दरवाज़ा ऐसे खोला और मैंने देखा कि मैंने ना सूरज सुबह उगते देखा है, ना कभी रात को डूबते हुए देखा है। मतलब ऐसे ही दिन बीत जाएँगे, एक दिन आप बूढ़े हो जाओगे और आपको पता चलेगा लाइफ़ तो बीत गई। तो फिर ये तो गलत हैबिट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर थमा दिए जाते हैं, फिर आपको 1-2 जॉब मतलब 1-2 और प्रोफ़ाइल दे दी जाती है। ये अगर फ़ंक्शनल है तो अकाउंटेंट का काम भी कर लेगा, अगर टेक्निकल है तो फ़ंक्शनल काम भी कर लेगा, लेकिन सैलरी सैलरी आपकी नहीं बढ़ाई जाती है, सैलरी वही रहती है और अगर कोई प्रोजेक्ट में फेलियर हुआ तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप ही हो, सुनना आपको ही है और वो भी मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको किसी एक रूम में बुला के सुना दिया गया, आपको पब्लिकली हैरेस किया जाता है, चिल्ला-चिल्ला के, चीख के। मेरे साथ हो रखा है, पूरे ऑफ़िस को सुनाया जाता है, जितने एम्प्लॉयी हों, चाहे वो आपका सफाई कर्मचारी कोई क्यों ना हो, वो भी आपकी इंसल्ट देख रहा होगा। तो मतलब इतना डिमोरलाइज़ेशन जो मिलता है ना तो जॉब से इरिटेशन होती है। तो अब जैसे जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया, वैसे उस समय तो इरिटेशन नहीं थी। जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया, मेरा जब पहला फ्रीलांसिंग का जॉब ऑफ़र आया था, उसके पहले मैं रेगुलर एम्प्लॉयी थी 9 टू 5 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस था और मैंने एज़ अ टैली फैकल्टी और एपटेक में एक जॉब जॉइन की थी, जो जो मतलब फैकल्टी की जॉब थी, कंप्यूटर टीचिंग एंड टैली पढ़ाती थी मैं। उसके बाद उसी कंपनी का ना एक सॉफ्टवेयर डिवीज़न था, तो हमारे जो बॉस थे मिस्टर देवांग गांधी, एम्पायर इन्फोटेक कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की थी कि सॉफ्टवेयर डिवीज़न है, सॉफ्टवेयर डिवीज़न जा जॉइन कर लें। तो उस समय उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे और उन्होंने बैंगलोर की किसी कंपनी से कोलैबोरेशन किया हुआ था। तो हमारे पास नेविजन के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। तो उनका जो सॉफ्टवेयर डिवीज़न मैंने जॉइन किया था, तो सॉफ्टवेयर जी डिवीज़न से मुझे नेविजन के बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जमशेदपुर के पास गम्हरिया है और भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हम आदित्यपुर है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, ट्रेडिंग कंपनीज़, तो इन सब में हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले जो हमने काम किए।
तो उस समय एक्सपेक्टेशन, अब जब फ्रेशर होते हैं ना, ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम एक्सपेक्टेशन होती है, सामने वाले को पता है कि आप फ्रेशर हो, तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करता। तो हमारे बॉस को ना बहुत आइडिया था वो बिज़नेस ऑपरेशंस का, तो मीटिंग्स में वो हमेशा हमारे साथ होते थे, वो हैंडल कर लेते थे, तो प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आता था। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर डिवीज़न बंद हुआ और उस सॉफ्टवेयर डिवीज़न के बंद होने के बाद अ, थोड़ा एक गैप पीरियड आया था, क्योंकि वो उन्होंने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ली थी इंडस्ट्रियल एरिया में, और मुझे वहाँ का काम पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे लिए कुछ था नहीं उसमें। तो थोड़ा-सा एक गैप पीरियड था। उस गैप पीरियड में मेरा एक पुराना कलीग था, उसने मुझे एक जॉब ऑफ़र की कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम चल रही है, जो आपने बोला ना वो कॉस्ट एडजस्टेड वाला, सेम यही प्रॉब्लम थी, इसी से मुझे याद आया। तो और वहीं से मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी भी स्टार्ट हुई। उसने मुझसे बोला कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, आप आके देखोगे? तो नॉर्मली बहुत बार ना आप बोल देते हो कि अगर आपका कोई पुराना कलीग है या फिर आपको लगता है कि टेक्निकल की ज़्यादा वैल्यू होगी, वो ऑलरेडी वहाँ इन हाउस टेक्निकल है, तो आपकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना ही बोलना चाहिए। मन भी नहीं था मेरा काम करने का, और मुझे थोड़ा-सा ब्रेक भी चाहिए था 5 साल के लगातार काम के बाद। तो मैंने बोला मुझे जॉब नहीं करनी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार ना, नहीं करनी, नहीं करनी। तो एक बार क्या हुआ, अब कंपनी का पे नहीं दिया। मैंने बोला ना जॉब कहाँ से निकलती है, पे नहीं दिया, दर्द कहाँ पे हो रहा है, सॉल्यूशन आप वहीं देने वाले हो। तो टेक्निकल इन हाउस एमसीए पर्सन था, एक्सपीरियंस था, नॉलेजेबल था, सब कुछ था, लेकिन वो पेन एरिया कवर नहीं हो रहा था। तो एक दिन वो मेरे घर पर आया और वो कंपनी के ओनर की गाड़ी के साथ, ड्राइवर के साथ आया। तो उसने मुझे बोला कि मतलब इतना भी क्या है कि मेरे बॉस आपको बार-बार बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे हो, सर ने गाड़ी भेजी है। मैंने बाहर जाके देखा, सही में सर की गाड़ी लगी हुई थी। अब वो उसकी गाड़ी तो नहीं थी, है मुझे पता था। तो बॉस की गाड़ी, बॉस का ड्राइवर सर ने भेजा है, सर ने बुलाया आपको। तो मैंने सोचा चलो भई, मेरी मम्मी ने भी बोला कि जाके एक बार देखना चाहिए। तो मेरा पुराना कलीग भी था, तो हम गए। अब मंथ एंड था, मई ऐसे मार्च का मंथ था, और कंसल्टेंट को ना एक अच्छी-सी इज़्ज़त दी जाती है, वो होता है आपको सर्वर रूम का एक्सेस बहुत ईज़िली मिलेगा। बाकी लोगों के लिए नॉट अलाउड होता है कि सर्वर रूम में नहीं जा सकते, लेकिन मुझे सर्वर रूम में ले गए सर, और बॉस खुद, 2 बॉस हैं वहाँ पे, अ, और वो एक मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड काम देखते हैं और एक बाकी काम देखते हैं। तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड काम देखते थे, उन्होंने वो मुझे सर्वर रूम में ले गए और उन्होंने मुझे बोला कि ना हम लोगों को एक इन्वेंटरी रिपोर्ट निकालनी है और उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कॉस्ट एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो अब अगर मैं सच बोलूँ तो उस समय मुझे नहीं आइडिया था कि मैं ये सॉल्यूशन दे पाऊँगी या नहीं। लेकिन बिना देखे आप सरेंडर कर दो कि नहीं नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं ना प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जनरेट की और मुझे दिखाया कि ये रिपोर्ट है, लेकिन इसपे ना कॉस्ट एडजस्ट नहीं हो रहा, और कल हमारी एक रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है कहीं, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैंने सोचा कि डेडलाइन पे क्यों काम करते हैं ना, अगर आप पहले ये सॉल्व कर लेते, तो अब वो टेक्निकल कंसल्टेंट से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट है ना, तो या तो आपको सारे एरियाज़ की जानकारी हो, क्योंकि एक टेक्निकल रिपोर्ट जनरेट कर देता है, रिपोर्ट बना भी देता है, लेकिन डेटा का सोर्स क्या है, डेटा कहाँ से फ्लो होके आ रहा है, वो एक फंक्शनल को बहुत अच्छा आइडिया होता है। या फिर उस टेक्निकल ने एक्सप्लोर कर लिया हो, तो ये काम वो भी कर सकता है। ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं कर सकता है, लेकिन वो वो भी ना मेरी तरह स्टिक था कि मैं सिर्फ़ टेक्निकल काम ही करूँगा। मैं फंक्शनल में इन्वॉल्व नहीं होऊँगा। सैलरी कहीं नहीं बढ़ती है, रोल्स बढ़ते जाते हैं। तो वो भी इस चीज़ पे स्थिर था और मैं अपने फंक्शनल कामों पे स्थिर थी। तो मैंने जब देखा, फिर मैं अब पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि रिपोर्ट में सही में डेटा तो नहीं आ रहा है। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे 1-2 चीज़ चेक करनी होगी, बिना चेक किए तो हम नहीं बता सकते। अब मैंने 1-2 आइटम कार्ड देखे, फिर मैंने इन्वेंटरी सेटअप देखा। अब इन्वेंटरी सेटअप पे जो ऑटोमेटिक कॉस्ट पोस्टिंग थी, नॉर्मली लोग बंद रखते हैं। जिनके है ना डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, आइटम्स लेजर एंट्रीज़ क्रिएट होती है, आउटपुट एंट्रीज़ होगी, कंज़म्पशन एंट्री होगी, या फिर सेल परचेज़ की बल्क बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंट्रीज़ की ज़्यादा होती है ना, वो बंद रखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना आपका सिस्टम स्लो होता है। तो वहाँ पे मैंने देखा वो ऑटोमेटिक कॉस्ट एडजस्टमेंट बंद था, इन्वेंटरी सेटअप पे, और उसके बाद के भी जितने ऑप्शंस थे वो बंद थे। तो 2-3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कि आप कौन-सा कॉस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हो। तो मैंने देखा कॉस्टिंग मेथड वो फीफो यूज़ कर रहे थे। चलो एक इनपुट मिला,
आइटम कार्ड चेक किया तो अब नॉर्मल सी बात है, ऑटोमेटिक कॉस्ट पोस्टिंग बंद है। फिर मैंने उनको पूछा कभी कोई बैच जॉब रन किया है मैनुअली, क्योंकि हमारे पास जो बैच जॉब है ना वो भी 2-3 है, जैसे एडजस्ट कॉस्ट प्राइस, आइटम कॉस्ट प्राइस वाला एक बैच जॉब है, उसको चलाओगे तो आपका जो आइटम कार्ड है ना वो एडजस्ट होगा, सारे उसके कॉस्ट एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वगैरह जो भी है। और दूसरा है कि एडजस्ट कॉस्ट आइटम एंट्रीज, तो एक हुआ आपका आइटम जो एडजस्ट कॉस्ट प्राइस, और एक हो गया एडजस्ट कॉस्ट आइटम एंट्रीज। तो अगर आपका आइटम कार्ड जो इंडिविजुअल कार्ड है उसी के प्राइजेस एडजस्ट नहीं है, उसके कॉस्ट एडजस्ट नहीं है, तो उससे रिलेटेड आइटम एंट्रीज भी एडजस्ट नहीं होगी। तो आपको स्टेप्स कहाँ से लेने हैं कि आपका जो बैच प्रोग्राम पहले कौन सा चलाना है, बाद में कौन सा चलाना है। और जो आपने बोला कि वो कॉस्ट पोस्टेड टू ड्यूएल का बुलियन सेटअप पे रहता है, सेटअप पे नहीं रहता है, वो जो आइटम कॉस्ट जो सॉरी एडजस्ट कॉस्ट आइटम एंट्रीज का जो बैच जॉब है ना, उस पे एक बुलियन बना होता है कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल। तो या फिर आप सेटअप में भी या फिर वो क्या बोलते हैं जो इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग इन्वेंट्री पीरियड होता है उस वाले सेक्शन पे भी वो कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल का बना हुआ रहता है एक बटन। तो प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा मतलब सब कुछ बंद पड़ा था, ना मैनुअल कभी रन किया था ना ऑटोमेटिक था। और आइटम कार्ड पे भी तो नॉर्मल सी बात है, ना आप मैनुअल रन करोगे ना ऑटोमेटिक रन करोगे, तो आइटम कार्ड पे कॉस्ट एडजस्टेड वाला जो बुलियन होता है ना वो अनचेक रहेगा, मतलब वो कभी रन ही नहीं हुआ। तो अब आइटम एंट्रीज पे जब वैल्यूज अपडेट होती है तो रिपोर्ट में आती है। तो आपका कार्ड, आइटम का कार्ड, आपकी पोस्टेड आइटम एंट्रीज, आपकी रिपोर्ट फ्लो तो ऐसा जा रहा था। अब रिपोर्ट में आएगा कहाँ से, ना कार्ड एडजस्ट है ना आइटम एंट्रीज एडजस्ट है, रिपोर्ट कैसे एडजस्ट हो जाएगी। तो फिर मैंने बोला अब सारे प्रॉब्लम्स देखने के बाद अब हम सब क्या करते हैं, सारे मतलब समझदार कंसल्टेंट तो यही करते हैं, कभी भी लाइव में कुछ नहीं करते। मतलब मैंने उनको बोला आप एक बैकअप ले लो, अब अगर बैकअप होगा तो मैं इसमें टेस्ट कर लूंगी, और आप उससे रिपोर्ट में जनरेट कर ही सकते हो। तो फिर उन्होंने बोला हम रोज रेगुलर बैकअप लेते हैं उनका, मतलब नाइट में वो लोग एक बैकअप लेते थे, तो उन्होंने मुझे रिस्टोर करके दिया कि आप जो जो करना है एक्सपेरिमेंट सब कर लो, टेस्ट करके हमें बता दो। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किए। अब वो जितने भी मतलब अब नॉर्मल सी बात है कि जो कंपनी है वो क्या ऑटोमेटिक एडजस्ट कॉस्ट वाला जो फीचर इनेबल करना चाहती है अपनी कंपनी में, या रेगुलरली मैनुअल अपडेट करना चाहती है। तो मैंने बोला ना पेन एरिया आप बिना क्वेश्चन किए तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनका भी ये था कि हम ऑटोमेटिक कॉस्ट एडजस्टमेंट हमेशा के लिए ऑलवेज नहीं रख सकते, ना तो हम ऑटोमेटिक कॉस्ट एडजस्टमेंट इनेबल करेंगे और ना ही जो सेकंड ऑप्शन है उसको ऑलवेज करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, यानी कि आप मैनुअली चलाओगे जब जब आपको जरूरत हो, पीरियडिकली चलाओगे या फिर वीकली चलाओगे, मंथली चलाओगे, जैसा भी आपको चलाना है। तो उन्होंने बोला हाँ हम क्या करेंगे, हम ना अपने अकॉर्डिंग चला लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने उनका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया, जिसका जिसका मुझे डाउट था। मैं सच बोलूँ तो मुझे खुद डाउट था कि रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा, लेकिन सारे स्टेप्स लेने के बाद रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया। और जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला मुझे कि इसमें ना हम थोड़ा-सा और चेंजेस करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा-सा और चेंजेस करना चाहते हो तो आप थोड़ा टाइम ले लो, और थोड़ा टाइम लेने के बाद आप क्या करना कि अ, इसमें थोड़े बहुत जो एडजस्टमेंट आपको चाहिए आप करवा लेना, और उसके बाद फिर से रिपोर्ट जनरेट कर लेना, और लाइव पे जब आपको करना है तो कर लेना। तो वो एक रिपोर्ट सर ने निकाल के देखी, सैटिस्फाइड हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि एक और हमारा प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैंने बोला बोलिए, तो उन्होंने बोला कि हमारा ना फाइनेंशियल रिपोर्ट का भी इश्यू है, और आपका जो ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉल्यूशन है ना बैलेंस शीट पीएल नहीं देता। नेविजन के टाइम की बात है। तो मैंने बोला अकाउंट शेड्यूल देता है सर, अकाउंट शेड्यूल से आप ना अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट, और ऑडिटेड बैलेंस शीट भी आप किसी से मांगोगे ना तो वो पहले हेजिटेट करेगा, क्योंकि उसमें ना लाखों में, करोड़ों में, अरबों में फिगर्स होते हैं, बैलेंस शीट के, प्रॉफिट के, कोई कंपनी आपको देगी नहीं। तो मैंने बोला सर आप एक काम करना, वो लेआउट देना, क्योंकि उसमें ना ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग सारी होती है, उससे हमें
चार्ट ऑफ अकाउंट कनेक्ट करने में सहायता मिलेगी कि आपको ये लेआउट चाहिए, रिपोर्ट पे भी वैसे ही दिखेगा। आप फिगर्स का जो अमाउंट का जो कॉलम है ना, वो ब्लैंक कर देना, वो मुझे अमाउंट का कॉलम नहीं चाहिए। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो किसी से आप डिज़ाइन करवा सकते हो, जो मेरा कलीग था, मैंने बोला उसकी जानकारी में भी कोई होगा उससे करवा सकते हो या आप लर्निंग के थ्रू भी करवा सकते हो। तो उनको पता तो चल गया कि फंक्शनल कंसल्टेंट क्या कर सकता है। तो आपके पास आंसर भी होने चाहिए, आपको ये तभी पता होगा जब आपने काम किया होगा और कंपैरिज़न हमें हमेशा स्मॉल टाउन अगर मैं बात करूँ, अकाउंटेंट का ना बहुत ही फ़ेवरेट सॉफ्टवेयर है टैली। टैली के साथ बहुत कंपैरिज़न मिलती है। टैली का अगर आप देख लोगे तो फिर अब ख़ैर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट से ना बैलेंस शीट पीएल बहुत अच्छा रिपोर्ट जनरेट होता है। तो उन्होंने बोला कि हम यूज़ करते हैं। सोचो बिज़नेस सेंट्रल है, सॉरी उस समय नेविजन यूज़ हो रहा था। नेविजन यूज़ कर रहे हैं। इन हाउस 1-2 अलग सॉफ्टवेयर भी हैं उनके और वो अकाउंट्स के लिए बैलेंस शीट पीएल के लिए वो टैली यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ये तो गलत है क्योंकि नेविजन यूज़ करते समय अगर आप 2-3 सॉफ्टवेयर और भी यूज़ कर रहे हो तो फिर मतलब ये तो वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम सब हुआ। लेकिन फिर सर ने मुझे बोला कि जो दूसरे बॉस थे, आपको उनसे बात करना है, वो उन्होंने आपको बुलाया है। तो फिर हम गए वही, सर ने बोला कि हमें ना हेल्प चाहिए इन इन चीज़ों में, जैसे आपने आज रिपोर्ट जनरेट की है, उसमें हमें थोड़ा और भी चेंजेस करना है, फिर से एडजस्ट कॉस्ट करेंगे, मैनुअल चलाएँगे, तो पहले हमें एंट्रीज़ वगैरह पे और भी वैल्यूज़ अपडेट करनी है। तो मैंने बोला हाँ, वो तो मेरा कलीग कर लेगा, टेक्निकल पर्सन है। लेकिन सर ने बोला कि आप यहाँ जॉब क्यों नहीं जॉइन कर लेते हो? तो मैंने बोला जॉब, अब वहाँ पे ना उनकी कंपनी पॉलिसी थी, फीमेल्स को हायर नहीं करते। तो बोले हमारी कंपनी की पॉलिसी है हम फीमेल्स को हायर नहीं करते। तो आपको हम एक ऑफर देते हैं कि आप ना एज़ अ फ्रीलांसर जॉइन कर लो। और उस समय फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रीलांसर क्या होता है मुझे नहीं पता। फ्रीलांसर 9 टू 5 जॉब के आदी जो 5 साल 9 टू 5 कर चुके हैं, उनको क्या पता फ्रीलांसर क्या होता है? मैंने सोचा फ्रीलांस तो सर ने लेकिन इतना तो समझ में आ गया था कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको अपना काम करना है। आप परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं है वहाँ के, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो सकता है, इतना मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने बोला कि मैं सोच ही रही थी क्योंकि अगर आप किसी बॉस से बात करते हो ना, उस समय ना बोलना मुश्किल हो जाता है, कलीग को ना बोलना बहुत आसान होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा फिर सर ने दूसरा क्वेश्चन किया, चार्जेस क्या लोगे? अब सोचो सैलरीड एम्प्लॉयी जिसको एक सैलरी बंधी उससे कोई पूछ रहा है कि चार्जेस क्या लोगे? तो मतलब अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू था अचानक से हाँ। चार्जेस अब मेरे दिमाग में तो कोई अमाउंट ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला डे बेसिस पे हो सकता है, मंथली हो सकता है, आवरली हो सकता है। अब अब मुझे सोचना था कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैं बोलूँ क्या? क्योंकि सामने वाला तुरंत जवाब चाह रहा था। फिर सर ने एक और क्वेश्चन बोला मुझे कि ऐसा अमाउंट मत बोलना कि हम मतलब आगे सोच ना पाएँ, हमें ना लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म वर्ड बोलता है ना, तो आप समझ जाओ कि आप एक बड़ा फिगर तो अज़्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेगुलर आपसे काम करवाएगा। तो मैंने फिर बोला कि सर को कि ठीक है, हम ना मैंने एक अमाउंट सर को बोला और मतलब विश्वास नहीं करोगे मुझे मुझे मतलब ट्रस्ट नहीं था कि वो हाँ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 2 सेकंड भी नहीं लिया, उन्होंने हाँ बोल दिया। तो मैंने सोचा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी कंपनी में कोई पे नहीं दिया होगा ना, जो आपका टेक्निकल सॉल्व नहीं कर पा रहा, तब आप फिर फंक्शनल को ढूँढोगे कि वो फंक्शनल उस एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और अगर मैंने कितना टाइम लिया होगा? मैंने 1 घंटा लिया होगा शायद, वो सारी चीज़ों को देखने में, समझने में, प्रॉब्लम कंसीडर करने में, उनसे डिस्कस करने में और पूछना भी पड़ता है कि टेक्निकल ने कुछ उस पे ट्राई किया है या नहीं? और सर क्या चाहते हैं मतलब वो सारा ओवरऑल डिस्कशन इज़ और वो चेकिंग और फाइंडिंग्स 1 या 2 घंटे मैक्स और उसके अंदर ही मुझे जॉब ऑफर तुरंत मिली और मैंने हाँ बोल दिया। मैंने हाँ बोला और मुझे एक और फ़ायदा हुआ, जो 9 टू 5 जॉब का यहाँ बॉन्डेज नहीं था, सर ने बोला आप अपना फ्लेक्सिबल आवर्स रख सकते हो। फ्लेक्सिबल आवर्स रख सकते हो और जो भी फैसिलिटीज़ एक फीमेल एम्प्लॉइज़ को चाहिए होती है, वो हम अरेंज करवा देंगे। तो अच्छा था। अब आप किस बात पे ना बोलोगे बताओ अगर आपका इंटरव्यूअर ऐसा है और सर का जो एक कहते हैं ना मतलब बॉस कैसा होना चाहिए, वो 5-10 मिनट में पता चल जाता है कि वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं।
है ना? तो 5-10 मिनट में मुझे पता चल गया था ना बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है और वैसे ही खाली बैठना किसको अच्छा लग रहा था। तो मैंने हाँ बोला और मैंने फिर वो जॉब जॉइन कर ली। मैंने 1.5 साल वो जॉब जॉइन की थी। सॉरी कंटिन्यू की थी मतलब 1.5 साल वो जॉब की मैंने और 1.5 साल के बाद जब मैं यहाँ नोएडा शिफ्ट हुई दिल्ली एनसीआर में, तब मैंने उनको बोला कि मैं जब बाहर जा रही हूँ तो मुझे ना वो चाहिए क्या कहते हैं उसे एक्सपीरियंस लेटर। नॉर्मली कितनी किच-किच करते हैं ना एचआर, कंपनी का ओनर, सारे आपको नहीं देंगे। लेकिन मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे दोनों बॉस की आदत थी, वो लोग क्या करते थे ना, एक राउंड लेते थे दिन भर में। तो आपके इस चेयर के पास निकलेंगे, तो अगर वो उन्होंने आपसे पूछ लिया या आपने ही कभी उनको अप्रोच कर दिया, तो आपसे बात करते थे। तो मैंने उनको बोल दिया था, उन्होंने एचआर को बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं हो। मुझे एक्सपीरियंस लेटर भी ऐसे मिला कि मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि मुझे कोई परेशानी हुई है। आराम से एक्सपीरियंस लेटर मिला, आराम से फिर अ, वो वाली जॉब कंप्लीट हो गई और मुझे पता चला कि एक फ्रीलांसर कि जॉब क्या होती है और एक फ्रीलांसर कैसे काम करता है। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं ना, बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपको सैटिस्फाई करेंगे एज़ अ मतलब इंडिविजुअल। आपका टाइमिंग, अब मेरा टाइमिंग 11 से 5 था। सोचो, ये मिल रहा है रेगुलर वालों को। रेगुलर वालों को नहीं देंगे ये टाइम। 11 से 5 और मेरे लिए कोई पंचिंग वाला भी सिस्टम नहीं था। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा 5 मिनट आगे-पीछे कर दूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। कभी भी वहाँ कोई पंचिंग मशीन नहीं थी, लेकिन मेरे में एक ख़ासियत है कि अगर मैंने 11-5 एंट्री ली है ना, तो जब मैं जाऊँगी ना, तो मैं जाऊँगी भी उसके अकॉर्डिंग ही। मतलब अपना काम पूरा फिनिश करके, काम सबमिट करके, जो भी कंसर्न-पर्सन है उनको बता के और बॉस अगर कुछ पूछ रहे हैं तो अपना इनपुट देकर। तो उ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, अच्छे से वो जॉब फिनिश हो गई। लेकिन जो मैंने अपने पुराने बुरे वाले एक्सपीरियंस बताए ना, वो बुरे वाले एक्सपीरियंस सारे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के ही हैं। सॉरी टू से जमशेदपुर में एक भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे। स्मॉल टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो इसलिए मुझे ना अब मेरे मुझसे कोई पूछे कि बड़ी कंपनी में काम करना है, तो मेरे अंदर से आता है ना। छोटी कंपनीज़ बहुत अच्छे से काम करती है और अपने एम्प्लॉइज़, फ्रीलांसर्स का बहुत ध्यान रखती है। बड़ी कंपनी नहीं करती, बड़ी कंपनी अधिकतर क्योंकि इतने सारे रिसोर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, वो उतना ध्यान नहीं रख पाते। तो मुझे अ, धीरे-धीरे फ़ील आने लगा था, फिर मैंने नोएडा में भी काम किया है। नोएडा में काम किया है, दिल्ली की कंपनी में भी काम किया है। 1 साल, कहीं 3 महीने, छोटे-छोटे पीरियड्स में, मैक्सिमम 1 साल। लेकिन मुझे फिर पता चला कि नहीं अगर आपको फ्रीलांसिंग काम मिलता है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो एक 9 टू 5 जॉब में नहीं आ सकता और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का तो अगर आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है ना कि दिल्ली एनसीआर वाले जॉब में मेरे साथ हुआ था। 365 दिन में प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला, एक दिन एक प्रॉब्लम आ गई। वो ह्यूमिलिएशन पूरा ऑफ़िस सुन रहा था, जो मेरा बॉस चीख रहा था। तो उस चीखने से जो आपको असर पड़ता है ना कि मतलब ये आप फ़ेस टू फ़ेस सामने बैठ के भी तो धीरे से बोल सकते थे कि प्रॉब्लम सॉल्व तो मैं मुझे ही करना था। सॉल्व मुझे ही करना था, प्रॉब्लम मुझे पता थी कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। कोई क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस हम लोग ने चढ़ाया था और ओपनिंग बैलेंस ना किसी टेक्निकल ने बैकएंड से कोडिंग कर दी थी, कि जो भी वैल्यू चढ़ाओगे ना, वो एक फिक्स वैल्यू ही दिखेगी। तो अब मैंने बहुत बार ओपनिंग चढ़ाया और वो ओपनिंग मैच नहीं कर रही थी। तो क्लाइंट कंपनी ने बॉस को सुनाया होगा, बॉस ने मुझे सुनाया, लेकिन मेरे से पहले ये काम किसने कर रखा, वो मुझे नहीं बताया जा रहा था। तो जब फ्रस्ट्रेशन हर जगह से मुझ पर निकल गया, तो बाद में जब मामला ठंडा हो गया तो मुझे बताया गया कि आपकी फ़ॉल्ट नहीं थी, एक ना फिक्स कोडिंग कर रखी गई थी, ताकि वो वाला फाइनेंशियल मैच हो सके। तो अब कुछ नया चेंजेज़ के साथ जब इन्होंने बोला कि आपको ये थोड़ा-सा चेंजेज़ करवाना है, ये थोड़ी ओपनिंग में चेंजेज़ करनी है या फिर ये इस पीरियड वाले वैल्यूज़ में कुछ चेंजेज़ करनी है और आपने चढ़ाया तो वो वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई। अब मुझे पहली बार पता चला हार्ड कोड क्या होता है। हार्ड कोड वाली ये जो है ना ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। इसकी वज़ह से मैंने वो ना वो जो पब्लिकली ह्यूमिलिएशन है ना, वो मेरी हुई थी, कि किसी ने हार्ड कोड कर रखा था। लेकिन अ, इंसल्ट आपकी पब्लिकली हो जाती है और जब 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 ये जो तारीफ़ वाली बात है ना, वो बहुत 1 टू 1 हो जाती है
और ये किसी को नहीं बताया जाता कि हार्ड कोड किया गया था, ना क्लाइंट कंपनी को बताया जाता है, ना कलीग्स को बताया जाता है। तो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको फुल टाइम जॉब नहीं करनी। मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक पॉज़िटिव अच्छा वाला था और एक बुरा वाला था। और फ्रीलांसिंग क्यों? मेरे चैनल का नाम भी है फ्रीलांसर माधुरी। तो फ्रीलांसर क्यों? तो ये एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं कि मैं अपने रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सेल्फ रिस्पेक्ट और पैसा, तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे है, पैसा नीचे है। आप पैसा कम दोगे, मैं कम पैसे पे भी काम करती हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, तो मैं आपकी कंपनी छोड़ने ही वाली हूँ। आप इंटरव्यू के टाइम पे कर दो तो और भी ईज़ी हो जाता है, पता चलता है कि यहाँ तो जॉइन ही नहीं करना। लेकिन कुछ लोग इंटरव्यू के टाइम पे बहुत अच्छे से बात करते हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था हम लोगों ने, 2-3 राउंड लिए थे। एचआर ने, फिर उसका जो भी फंक्शनल सीनियर था उसने, बॉस ने। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे तो फंक्शनल काम करना है, लेकिन एज़ अ फ्रीलांसर काम करना है। अब माइक्रोसॉफ्ट का ईआरपी छोड़ नहीं, वो देना। कहावत भी है हाँ, ना, नहीं, कभी-कभी ऐसा कहते भी हैं होता है। कि छोड़ते बॉसेस हाँ, या मैनेजर्स छोड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जब अब कोई एम्प्लॉयी एक कंपनी को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी नहीं छोड़ रहा, वो बॉसेस को या मैनेजर्स को छोड़ रहा है। वो टॉक्सिक कल्चर के लिए ही है। हाँ, क्योंकि ना, और एक प्रॉब्लम और होती है। अगर वो फंक्शनल सीनियर फंक्शनल कंसल्टेंट है, तो ना जैसे आपको कभी-कभी सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ जूनियर टेक्निकल चाहिए होते हैं कि ये वाला चीज़ कर दो, तो मेरा ये काम ईज़ी हो जाएगा। कोई रिपोर्ट जनरेट करानी है या कुछ करवाना है, या कभी-कभी आप लोग ना कोई छोटा-छोटा प्रोग्राम बना देते हो, छोटी-छोटी रिपोर्ट, जिससे वो डेटा जल्दी अपडेट हो जाता है। तो हमें ना कभी-कभी टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, छोटे-छोटे कामों के लिए, मैं बड़े टास्क के लिए नहीं बोल रही। तो जब हमें ऐसी हेल्प चाहिए होती है, तो आपको ना जो सीनियर टेक्निकल है उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, या बॉस से या एचआर से, कि हमें सपोर्ट चाहिए। तो बॉस ऐसे बोलते हैं, आप अगर आप क्लाइंट प्लेस पे ले जाना चाहते हो, तो आप बॉस ऐसे बोलेंगे, आपको पता है ना पर डे का कितना होता है? एक टेक्निकल जूनियर को भी मैं आपको दे दूँ तो पर डे चार्जेस क्या होते हैं? क्या कहते हैं मुझे? मैन आवर्स, पर मैन आवर्स क्या होते हैं? मैंडेट हाँ, मैंडेट तो ये मैन आवर्स की जो काउंटिंग है ना, और मेरे साथ हुआ है, मुझे वन मैन आर्मी बना देते हैं हर बार। जो भी प्रोजेक्ट देंगे ना, वर्कलोड बढ़ा देंगे, वन मैन आर्मी बना देंगे और बैक सपोर्ट पूरा हटा देते हैं। कोई बैक सपोर्ट, कोई डिस्कशन नहीं। अगर आप, बहुत बार मुझे भी लगता है कि मैं गलत हो रही हूँ या मेरा सोच गलत है, अप्रोच गलत है, तो आप क्या करोगे? ट्यूटोरियल पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे। लेकिन एक होता है ना फेस टू फेस किसी से डिस्कस करना, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, सबके पास आइडियाज़ होते हैं। लेकिन आपको वो सपोर्ट ही नहीं दिया जाता। सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नील कर दिया जाएगा अगर आप सीनियर पोज़ीशन पे हो। एक सीनियर को क्या ज़रूरत है? तो ये भी एक पेन पॉइंट था। तो कम से कम फ्रीलांसिंग में एक अच्छी चीज़ है कि जब भी मैं किसी का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेती हूँ, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। अगर आपका कोई टेक्निकल इन हाउस है, तो मैं उसको बता सकती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर आपको कोई रिपोर्ट डिज़ाइन करवाना है, जैसे बहुत बार होता है कि कोई रिपोर्ट डिज़ाइन करवानी है, आप टेक्निकल को बता दो कि वो किन-किन सोर्सेज़ से वो चीज़ें आएँगी और रिपोर्ट में डेटा कहाँ से आएगा, लेआउट कैसे डिज़ाइन होगा और कौन-कौन सी टेबल्स वो यूज़ करेगा। तो जब मतलब एक डिस्कशन, आप टेक्निकल को स्कोप गाइड करते हो, स्कोप, रिक्वायरमेंट, और फिर वो रिपोर्ट बनाता है। फिर हमारा एक और काम होता है, हम टेस्टिंग भी करते हैं, कि हम पहले टेस्ट करते हैं कि वो सही से हो रहा है या नहीं, उसके बाद ही हम डिलीवर करते हैं। क्योंकि क्लाइंट को डिलीवर कर दिया और उसने टेस्टिंग की, तो फिर आपका फेलियर है कि आपने क्या किया? तो इसमें भी था कि क्लियर हो जाता है, हम पहले ही अपने फ्रीलांसिंग वाले काम में भी क्लियर कर देते हैं। मेरे पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं है और ना ही मैं खुद टेक्निकल हूँ। अगर आपका इन हाउस है, तो मैं आपको सर्विस दूँगी, मैं एज़ अ फंक्शनल कंसल्टेंट ही काम करूँगी। तो जो भी मुझे फ्रीलांसिंग काम देते हैं, उनको पता होता है कि मेरा स्कोप क्या है, मैं कितना काम कर सकती हूँ। उसके अकॉर्डिंग मुझे काम देते हैं। अब जैसे मुझे ज़्यादातर जितने भी काम मिलते हैं ना, अधिकतर जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही है। जीएसटीआर 1 में डेटा नहीं आ रहा है, 2 में डेटा नहीं आ रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, जीएसटीआर 1 का सोर्स डेटा जीएसटी डिटेल जीएसटी लेजर एंट्रीज़ है ना? तो सोर्स में अगर प्रॉब्लम होगी, तो रिपोर्ट में तो डेटा नहीं आएगा। प्लस रिपोर्ट को जब आप ओपन करते हो, तो उसका जो रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज होता है, उसमें भी आपको वो इनपुट्स लेने पड़ते हैं। किस मंथ के लिए कर रहे हो, उस मंथ में एंट्रीज़ है या नहीं जीएसटी की,
और फिर उसमें भी 2-3 B2B, B2C ऐसे ऑप्शंस होते हैं, फाइल फॉर्मेट होता है। तो वो ये इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत सारा मतलब इसका फ्रीलांसिंग काम मिलता है कि ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें रिपोर्ट में डेटा नहीं आ रहा है या फिर कोई सेटअप पूरा पूरा नहीं हुआ, उस सेटअप की वजह से कोई एंट्री नहीं हो रही है। तो जैसे बैंक का जो जीएसटी वाली एंट्री थी, बैंक जीएसटी एंट्रीज़ जो होती है, उसका सेटअप और उसकी एंट्रीज़ और टीडीएस से रिलेटेड, टीसीएस से रिलेटेड मतलब फाइनेंस से रिलेटेड अगर मैं कहूँ मोटा-मोटी तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने इश्यूज़ होते हैं ना, अकाउंट शेड्यूल्स, ये सब काम मुझे मिलते हैं। तो फ्रीलांसिंग मेरे लिए मुझे लगता है एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद अभी मैं लखनऊ में हूँ, मैं घर से ही काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे लगता है कि अ, कभी-कभी जो ऑन साइट प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आपको ट्रेनिंग देनी है, किसी ने बुलाया कि ट्रेनिंग देनी है फंक्शनल्स की या फिर किसी को इनपुट अपलोड करवाना है या फिर जैसे कह सकते हैं अभी मुझे एक मिला था काम कि अ, आपको जैसे हम लोग करते हैं ना सेल्स ऑर्डर और परचेज़ ऑर्डर्स ऑर्डर्स का डेटा अपलोड करना है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ के लिए ऑन साइट प्रोजेक्ट मिलते हैं। आपको इन हाउस जाके करने हैं। तो वो काम मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर ऑन साइट जाऊँ, तो मुझे क्लैरिटी हो कि मुझे क्या करना है, कितना करना है और मेरे स्कोप में आता है। तो वो मैं या तो मैं अपने वर्क फ्रॉम होम में कर लेती हूँ या फिर मैं ऑन साइट जाके कर लेती हूँ। लेकिन फुल टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब इंटरव्यूज़ अब मैं नहीं कर रही हूँ। ये ये मतलब ये बंद हो गया है मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बंद हो गया है। लेकिन अब मैं आती हूँ लकी पे, अब लकी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्योंकि मेरे पास अब ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। करंट एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है। क्या लकी? जी, देखिए अब जो आपने बात की फंक्शनल की, यहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे कि एक टेक्निकल से फंक्शनल एक्सपेक्टेशन जो की जाती है और फंक्शनल से टेक्निकल। लेकिन कहीं हद तक ये मैं मानता भी हूँ कि एक टेक्निकल को फंक्शनल भी आना चाहिए और एक फंक्शनल को टेक्निकल लैंग्वेज तो नहीं आनी चाहिए कोडिंग करने के लिए, बट एक टेक्निकल आर्किटेक्चर पता होना चाहिए ताकि वो सॉल्यूशनिंग दे सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आपने ऑब्वियसली ये फेस किया कि फंक्शनल का काम ही क्या होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट एज़ अ टेक्निकल कंसल्टेंट मैं ये जानता हूँ कि अच्छे फंक्शनल मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं 4 कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ और अच्छे फंक्शनल ढूँढना मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टास्क है। उन्हें पता ही नहीं होता कि जीएसटी भी कैसे कैलकुलेट कराते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे अगर नहीं लग रहा। तो वो हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है, हम स्टैंडर्ड में डिबगिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा, जबकि वो एक सेटअप का इश्यू है। तो ये बहुत एक टेक्निकल बता सकता है कि एक फंक्शनल की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्वियसली कंपनी नहीं बताना चाहेगी क्योंकि कंपनी को चाहिए कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए। ये तो सिंपल सी बात है। अब हमारी जो है अब मैं कह रहा था कि टेक्निकल नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है? अगर आप कोई कस्टम सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक बहुत बड़े मॉड्यूल का डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक फंक्शनल को इतना पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे क्या टेबल स्ट्रक्चर रखूँ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसमें क्या टेबल रिलेशन दोनों का आपस में होगा। इसलिए थोड़ा-सा टेबल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फंक्शनल को, सॉल्यूशनिंग देने के लिए, जो कि आर्किटेक्ट वाला मोड में जाते हैं। और टेक्निकल को थोड़ा-सा फंक्शनल इसलिए आना चाहिए अगर कोई ऐसा फंक्शनल देखिए, बहुत से ऐसे फंक्शनल हैं, जिन्हें एक्चुअल फंक्शनल नॉलेज नहीं है और वो फिर भी बैठे हुए हैं क्योंकि ट्रेनीज़ हैं बेचारे, उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है ढंग से, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को अगर कस्टमाइज़ेशन करानी है, अब एक टेक्निकल का ये रोल है, अगर वो सीनियर टेक्निकल है, उसे पता है ये काम स्टैंडर्ड में हो सकता है, तो वो सजेस्ट करे कि व्हाई टू चूज़ कस्टमाइज़ेशन। आप ये स्टैंडर्ड का फीचर है, आप इसको इस तरह से यूज़ कीजिए या उसको इस तरह से ट्वीक कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो मैंने फेस किया कि कंपनीज़ क्यों माँगती हैं कि एक टेक्निकल को फंक्शनल थोड़ा-सा आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए कि वो जहाँ ज़रूरत ना हो, वहाँ पे भी कस्टमाइज़ेशन कर दे। तो फिर क्या ही ज़रूरत है? अब किसी को कस्टमर लिस्ट के पेज का आईडी एडमिन है तो ही एक्सेस हो, अदरवाइज़ कस्टमर की लिस्ट ही ना खोल पाए कोई। तो ये कितना हार्ड कोडेड वो हो गई, टेक्निकल भी कर देता है अगर उसे नॉलेज ही ना हो। इस तरह की चीज़ें हैं। अब अच्छे एक्सपीरियंसेस की हैं, बुरों की तो हमने बहुत कर ली। अब अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन्स कई बार क्या होता है ना, जैसे आप बता रहे हो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, पेपर दे दिया कि लिखो अपना ट्रांज़ैक्शंस लिख दो। ये एक्चुअली क्या है, उन लोगों को आता ही नहीं है, मेरे हिसाब से। वो लोग उनको पता ही नहीं इंटरव्यू कैसे लेते हैं। जो एक्चुअली नॉलेजेबल फंक्शनल या टेक्निकल होगा, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेगा एडवांस में थियोरेटिकली, डज़न्ट मैटर कि प्रैक्टिकली भी करवाए वो। उसके आंसर में ही उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे को नॉलेज है, इसने काम किया हुआ है और आंसर आप रट नहीं सकते। मैं एक सजेशन दूँ अगर किसी जैसे
इंटरव्यू देने की सोच रहा है और वो सोचे कि मैं क्वेश्चंस रट के चला जाऊं, आंसर्स रट के चला जाऊं और मैं दे दूंगा, नहीं। आप अगर रटा हुआ आंसर भी दे रहे हो तो इंटरव्यूअर उसको आंसर में से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेगा कि आप पकड़, तभी आप एग्जैक्ट आंसर उतना डीप आंसर दे पाओगे। मैंने भी ये चीजें फेस की हैं, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे इंटरव्यूज भी हुए हैं जहाँ पे टेक्निकली भी मैं फेल हुआ हूँ कि हाँ इतनी चीजें भी हैं जो मैंने कभी यूज ही नहीं की और इन्होंने मुझसे ये चीजें पूछ ली हैं। जैसे कि हम लोग रिकॉर्ड रेफरेंस, वेरिएंट, इस तरह के डेटा टाइप्स भी हम लोग यूज करते हैं एएल लैंग्वेज में, जो कि हम बहुत कम यूज करते हैं। वो डायनेमिक कोडिंग के लिए बहुत नेसेसरी है, लेकिन उसमें जाएं और उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर हमें नहीं पता होता उनके बारे में। अब नई टेक्नोलॉजी जैसे इंटरफेस है, एएल प्रोग्रामिंग में नया आया है, लोगों को पता ही नहीं है इंटरफेस यूज कैसे करते हैं, जबकि वो पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जो अब एज्योर से रिलेटेड इतनी पावर प्लेटफॉर्म आ गए हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे स्ट्रेटेजिक मूव तो पावर प्लेटफॉर्म है, जो कि किसी और ईआरपी में हमें मिलता ही नहीं है। तो उससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस सेंट्रल में अब मेन जो माइक्रोसॉफ्ट का प्लान क्या है, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स की डिपेंडेंसी कम कर रहा है। वो यूजर को कह रहा है कि ये एक ऐसा ईआरपी है, आप खुद ही कस्टमाइज भी कर और काम भी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन का चार्जेस ही इतने हो जाता था। इसलिए तो लो कोड नो कोड जैसी पावर एप्स, पावर प्लेटफॉर्म, पावर बीआई, ये सब आए हैं। यूजर खुद भी बना सकता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि बस सोचा और बन गया। उसको थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो पार्टनर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो यही है। अब हम बात करते हैं कि हम आगे क्या देने वाले हैं। एक्चुअली हमारा आज का जो सेशन था ये तो इसीलिए था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि हमने कितना सहा है इंटरव्यूज में, और जो लोगों को ना सहना पड़े। लेकिन अब हम हमारा प्लान ये है कि हम आगे इंटरव्यू के एक्चुअल क्वेश्चन के तौर पे मैं टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे दूंगा एक्चुअली के ऊपर, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन, और वो काफी हिट रहा है, ऑडियंस की वो बहुत डिमांड रही है। क्योंकि और ऑब्वियसली अप्रैल का मंथ है तो लोग स्विच तो इतना ज्यादा मारते हैं कि बाढ़ सी आ जाती है बिजनेस सेंट्रल में और एएल में। तो इंटरव्यू का इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब हम फंक्शनली, आप मैडम हमें गाइड करेंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो फंक्शनल को आने चाहिए, या जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, और हम टेक्निकली उसको बताएंगे कि टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें टेक्नो फंक्शनल क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएंगे। तो ये, और आगे की ब्लॉग्स में फिर हम ऑनलाइन डिस्कशंस, यूजर की क्वेरीज भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कि कोई लाइव अपने क्वेरी लेके आ सकता है यूजर की, उसको क्या प्रॉब्लम है। मैं एज अ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो मैं टेक्निकल सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, और आप एज ए फंक्शनली अगर उसमें जो भी रहा आप उस पर इनपुट दे सकते हैं अपना। तो यही है। आप बताएं मैडम, क्या आगे का क्या प्लान है हमारा आगे। अब जैसे अगर आज के चैट वाले पोर्शन में कोई मैसेजेस आए होंगे, तो या तो हम उनका आंसर कर सकते हैं, या फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम रख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर चैनल्स पे ही मान लो कोई क्वेश्चंस आते हैं, या कोई हमें मेल करता है, मैसेज करता है, या फिर चैनल्स पे कमेंट्स में पोस्ट करता है कि उसे इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई रिपोर्ट डिजाइन करवानी है, और रिपोर्ट डिजाइन करवानी है और उसे कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो वो अप्रोच कर सकता है आपको। और अगर कोई सेटअप करवाना है, या नहीं भी करवाना है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई हेल्प चाहिए, या उसके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो नॉर्मली उसे गूगल पे नहीं मिली हो। नॉर्मली हम हर चीज के लिए गूगल सर्च कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि ट्यूटोरियल्स और वीडियो में भी वो आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व नहीं हो पाता। तो आप ऐसे पर्सन को ढूंढते हो जो जिसे या तो फंक्शनल आइडिया हो या फिर टेक्निकल आइडिया हो। तो अगर वो हमारे चैनल पे ऐसा कोई कमेंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मैं फेस कर रहे हो, और अगर इसका कोई थ्योरेटिकल आंसर है तो आप थ्योरेटिकल आंसर कमेंट में दे दो। और अगर वो एक्सप्लेन करने वाला आंसर है, तो हम ऐसे लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। और अगर 2 या 3 लाइन का आंसर है तो हम वैसे कमेंट सेक्शन में आंसर कर देंगे। और अगर कुछ डिजाइन या हम्म। डेवलपमेंट करवाना है, जिसकी छोटी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकता है, उसके लिए लकी उसकी हेल्प कर देंगे। राइट। आइदर टेक्निकली और और फंक्शनली। डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे अगर ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पेड होगा। या डेफिनेटली। है ना। तो इस तरह से
आगे कंटिन्यू करते हैं और 5 या 10 मिनट। अब आप मुझे बताओ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी फ्रेशर के काम आ सकता है? फ्रेशर की मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्रेशर अगर देखिए, एक फ्रेशर होता है जो अभी जाने वाला है, कि ईआरपी की लाइन में जाने वाला है, उसको जॉइन करना है, और एक है जो फ्रेशर जॉइन करके बैठा है एज़ ए। तो बहुत सी ऑर्गेनाइज़ेशन क्या कर रही हैं आजकल, ये स्ट्रैटेजिक मूव है कि एक्सपीरियंसेस को इतना पे ना करके फ्रेशर्स को हायर कर लो, उन्हें ट्रेन करते हैं और उनसे 2-3 साल तो अपना काम निकल ही जाना है। और ये एक अच्छा मूव भी है, इससे एक तो हमारे जो लाइन है इसमें कंसल्टेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि नेविजन और बिज़नेस सेंट्रल पहले अगर देखा जाए 10 साल पहले, 5 साल पहले बहुत ही इतना ज़्यादा पॉपुलर लाइन नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, इट कैन बी अ करियर ऑप्शन आल्सो, जो कि बहुत बेटर करियर ऑप्शन है। लोगों को पता ही नहीं है जावा, एंड्रॉइड, पीएचपी, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है, वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट। आईटी लाइन में तो यही है, या फिर वो बंदा नेटवर्किंग में चला जाता है। बट ईआरपी भी एक अच्छी लाइन है, लोग एसएपी में जाते हैं, लोग बिजनेस सेंट्रल में जाते हैं, डिफरेंट ईआरपीज में जाते हैं। तो फ्रेशर के लिए तो यही है कि आप जितना ज़्यादा सीख सको, बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। मैं भी एक एएल की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुए और आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, आप सिर्फ रिपोर्ट पे ही काम कर रहे हो एज़ ए टेक्निकल, एज़ ए फंक्शनल आप सिर्फ डेटा एंट्री ही कर रहे हो, चार्ट ऑफ अकाउंट के अलावा कुछ चढ़ाया ही नहीं आपने आज तक, तो वो आपके करियर के लिए फिर आगे ठीक नहीं है। आपको पूरा जितने ज़्यादा मॉड्यूल बिज़नेस सेंटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होंगे, वो, और रिज़्यूमे में खास तौर से जो मैंने बताया। एक्स्ट्रा नॉलेज। हाँ, एक्स्ट्रा। अब मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं, रिज्यूमे से मतलब अगर मैं फन एलिमेंट ऐड करूँ तो फन एलिमेंट आपको याद होगा, थोड़ा पुराना स्टाइल है, लेकिन लोग अपना इंटरेस्ट लिखते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट लिखते हैं ना लास्ट में, कि आपको अदर क्या इंटरेस्ट है, उसमें लिख देते हैं जी, सिंगिंग, बुक्स रीडिंग। अब सिंगिंग में तो आप फिर भी चलो कोई बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग बता दोगे, जब बुक्स रीडिंग में पूछा जाता है ना ऑथर का नाम बताओ, तब आप फंस जाते हो। तो इसलिए उतना ही लिखना चाहिए जो मतलब बहुत रिलेवेंट है, जो आपको पता है, वरना वो भी उसकी लंबी जी। लाइन बनाने की जरूरत नहीं है एग्ज़ैक्टली। कि नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि स्पेसिफिक आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड बुक्स का नाम और उसका ऑथर का नाम को कोई भी पूछ ही लेगा, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था कि हम डायनामिक्स ईआरपी ज्वाइन करेंगे। जब आप ग्रेजुएट होते हो, बिल्कुल। उसके बाद इंसान सोचता है कि करना क्या है? मतलब क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे पास हैं, मैं किन-किन जगह पे जा सकता हूँ ना? तो आपका जो स्ट्रीम था, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, बाद में मैंने फाइनेंस में एमबीए किया, तो आप सोचते हो कि आप कौन-कौन सा करियर ऑप्शन हो सकता है, आप क्या-क्या कर सकते हो? तो बीच में मैंने एक बार लॉ ग्रेजुएट होने के लिए मैंने एलएलबी भी किया था, लेकिन 1-2 बार जो असाइनमेंट बनाते हैं ना एलएलबी के टाइम करने के टाइम पे, तो असाइनमेंट के टाइम पे मुझे आइडिया हो गया था कि लॉयर का फील्ड मेरे लिए नहीं है। झूठ बोलना हमेशा तो नहीं ख़ैर, लेकिन डिप्लोमैटिक होना और मतलब अपने केस के लिए जो आप कर सको वो सब करना, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। फेयर रहना मतलब आपको अपना कम करना पड़ेगा कि आप सही के साथ हो, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको पता चल जाता है कि आपका नेचर है, इसके प्रोफ़ेशन और नेचर बहुत अगेंस्ट हैं एक-दूसरे के, तो वो करियर आपके लिए नहीं चलेगा, तो आप लॉयर तो नहीं हो सकते। तो ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री लेने के बाद आपको और धीरे-धीरे पता चलता है कि अब कौन-सा करियर बचा, ये नहीं तो ये, फिर आप जैसे अब मैंने एक स्टार्टिंग जॉब कर ली थी फैकल्टी की, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर डिवीज़न था और मुझे पता चल गया कि मैं उसमें काम कर सकती हूँ, तो मैंने वहाँ जॉइन कर लिया और वहाँ से फिर नेविजन, फिर बिज़नेस सेंट्रल ऐसे होता गया। तो वैसे ही जब मैं देखती हूँ मैंने कुछ कंपनीज़ में भी देखा है, जब फ्रेशर आते हैं ना, फ्रेशर किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड्स के भी देखे हैं, तो फ्रेशर को ट्रेनिंग दी जाती है 3 महीने, 6 महीने और जितनी ट्रेनिंग अब किसी फंक्शनल के साथ उसको दिया गया या टेक्निकल के साथ, तो नॉर्मल सी बात है वो फ्रेशर बीटेक या एमटेक या इस एमसीए, बीसीए इस तरह के बैकग्राउंड से ही होते हैं।
तो टेक्निकल वालों की बात नहीं कर रही हूँ, फंक्शनल के साथ कोई भी हो सकता है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी हो सकता है, आर्ट्स वाला भी हो सकता है। अगर उसमें लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सीखने की कैपेसिटी, और क्योंकि वो ना नए-नए ग्रेजुएट होके आए रहते हैं ना, तो बहुत लर्निंग कैपेसिटी होती है फ्रेशर में। तो वो इतना अच्छा कभी-कभी काम कर लेते हैं कि आपको आइडिया नहीं होगा कि उनका स्ट्रीम क्या था। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो बीटेक करके आया है, लेकिन उसका फाइनेंस भी बहुत अच्छा हो गया है और वो फंक्शनल भी बहुत अच्छा हो गया है और वो टेक्नो फंक्शनल बन गया। तो एक एक्सपीरियंस मेरा था जिसमें एक लड़की थी और दिल्ली की एक कंपनी थी, उसमें ना एक लड़की बीटेक करके आई थी। मुझसे पहले से वो वहाँ उस कंपनी में थी। उसने एज़ अ फ्रेशर जॉइन किया था। अब मैंने जब जॉइन किया तो वो ऑलरेडी उसको 6 मंथ हो चुके थे। तो उसको छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जा रहा था। तो एक दिन मैंने उसको पूछा क्योंकि वो ना फंक्शनली कुछ सेटअप और फाइनेंस का कुछ कर रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ना ट्यूटोरियल, वीडियोज़ ये सब सर्च कर रही थी और उसके बाद उसका भाई सीए था, तो अपने भाई को फ़ोन कर के वो पूछ रही थी। तो मैंने सोचा इतनी मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल जो अगर है, क्योंकि आप अपने सीनियर से क्यों नहीं पूछ पा रहे, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो मैंने उसको पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है? तो उसने बोला मेरा बैकग्राउंड बीटेक है। तो मैंने बोला अगर बीटेक बैकग्राउंड है तो आपको जब आपने इस कंपनी में जॉइन किया एज़ अ फ्रेशर, तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपको फंक्शनल कंसल्टेंट बनने क्यों बोला? उसे तो आपको एज़ अ टेक्निकल कंसल्टेंट अप्रोच करना चाहिए था। और इन हाउस प्रोजेक्ट में किसी टेक्निकल के अंडर में आपको रखना चाहिए था कि वहाँ से आपकी लर्निंग होती। तो उसने बोला नहीं सर ने बोला है कि फंक्शनल ट्रेनीज़ ही बने। अब बताओ कु जब तक मैं थी मैं उसकी हेल्प करती थी। बाद में जब मैंने वो जॉब छोड़ दी तो मुझे एक दिन उसका फ़ोन आया, कोई फॉरेन क्लाइंट था, उसको फाइनेंस की ट्रेनिंग देनी है, एंट्री करना बताना है, तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, गोल्डन रूल्स, अ, कैसे अकाउंट्स को पहचानेंगे और कैसे वो एंट्री होगी। और मतलब बिज़नेस सेंटर में तो ख़ैर आप ट्रांज़ैक्शंस बना दो, पोस्ट हो जाता है, एंट्री खुद जनरेट हो जाती है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग देते हो ना, मतलब बहुत ही बेसिक वाला किसी को बहुत बेसिक ट्रेनिंग देनी है कि आप सिर्फ़ एक वाउचर ट्रेनिंग, स्पेशली वाउचर ट्रेनिंग, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगर कॉन्ट्रा एंट्री में आप यही नहीं बता पाओ कि कॉन्ट्रा एंट्रीज़ बिटवीन 2 बैंक हो रही है या कैश डिपॉज़िट हो रहा है, कैश विथड्रॉ हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, किस लिए काउंटर एंट्री यूज़ की जा रही है और उसका और काउंटर एंट्री में आप इनवॉइस क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्यों आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट टाइप नहीं हो सकता है? क्यों पेमेंट रिसीव्ड ही हो सकता है? तो ये कॉन्सेप्ट उसकी ट्रेनिंग देना और जब आप काउंटर एंट्री वाउचर यूज़ करोगे या बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव्ड, कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड ये सब वाउचर, तो आप हमेशा क्या करते हो कि आपको एक बैलेंस अकाउंट लगाना है, जो कैश बैंक में पेमेंट होगा। अगर नहीं लगाया तो एरर्स आने चालू होते हैं और जब एरर्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट ये क्यों फँस रहा है? सेटअप पे तो लगा हुआ है लेकिन वो एंट्री जनरेट नहीं हो रही है, वो एंट्री पोस्ट नहीं होगी। तो मतलब अगर कोई नया-नया जॉइन करता है ना और अगर वो एंट्री बार-बार जनरेट कर रहा है और एंट्री पोस्ट नहीं हो रही ना, रिपोर्ट तो आप भूल जाओ, एंट्री पोस्ट ही नहीं हो रही क्योंकि इसपे एरर्स आ रहे हैं। सेटअप की इश्यू नहीं है, आपने जो डेबिट और क्रेडिट लगा रखा है, वो वाउचर उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि आज मुझे ना ट्रेनिंग दे रही है और ये मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला उस कंपनी में ऑलरेडी सीनियर फंक्शनल भी थे और अलग लोग भी थे। तो जो प्रॉब्लम मैंने कुछ दिनों में ही पता कर ली कि वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी पता क्या था? उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था कि उसे एक टेक्निकल कंसल्टेंट बनना था। वो बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि मुझे किसी टेक्निकल के साथ रखिए, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहती हूँ और उसे क्या समझाया जा रहा था कि वो डेबिट क्रेडिट से है। अब आपको मैं बोलूँ एक टेक्निकल के लिए बड़ा मुश्किल होता है डेबिट क्रेडिट सीखवाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंज वही आता है हाँ, तो हमें। मैंने बोला ना हर जगह एक पेन एरिया होता है, हर चीज़ उस पेन से ही जुड़ी हुई है। तो क्लाइंट का पेन की वो चीज़ हो नहीं रही, फंक्शनल का पेन कि आप फंक्शनल को यूज़ कर रहे हो लेकिन अगर आप उसको फोर्सफुली फंक्शनल बना रहे हो, तो प्रॉब्लम है। टेक्निकल को फोर्सफुली टेक्निकल बना रहे हो, खुद का इंटरेस्ट अलग होता है, खुद के इंटरेस्ट से इंसान खुद सीख लेता है और कर लेता है, लेकिन फोर्सफुली नहीं हो सकता है। तो अगर आपका एक लिमिटेड एरिया है, अगर कोई टेक्नो फंक्शनल है उसका एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा होगा, उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी वो क्वालिटी है कि उसने अपना एक्सपर्टीज़ इतना बढ़ा लिया है कि वो फंक्शनल भी कर सकता है, फाइनेंशियल्स भी हैंडल कर सकता है, वो टेक्निकल भी कर सकता है।
लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग अपने आप को लिमिट करेंगे कि नहीं, मेरा इतना ही काफ़ी है, इससे रिलेटेड जो है वो हम कर सकते हैं। इतना ही मतलब रिस्क फैक्टर भी है और हम कितना हैंडल कर सकते हैं, हम एक दिन में कितना टाइम दे सकते हैं, हम एक और प्लस हम कितना सीख सकते हैं। क्योंकि ये बोल दो कि आप सीनियर हो गए हो, तो आप लर्निंग बंद कर दोगे, प्रॉब्लम है। क्योंकि रोज़ नया-नया अपडेट आता है, रोज़ नए-नए चेंजेस आते हैं, रोज़ सेटअप में भी कुछ नया-नया चेंज होता है। तो आप लर्निंग बंद कर दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी फील्ड में भी बहुत सारा चेंज हो रहा है। अब एआई से रिलेटेड या अ, पावर बीआई है, उसकी भी बहुत सारी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, फंक्शनल भी करते हैं क्योंकि उनको पता है डेटा फ्लो कैसे होगा। तो वो उसका सारा सेटअप, उसका रिपोर्ट जनरेशन सीखना, तो हम लोग भी अपने आप को क्या करते हैं ना, पुश करते हैं कि आप पावर बीआई की जितनी भी रिपोर्ट है कैसे जनरेट होगी, कैसे वो बिज़नेस सेंट्रल के साथ काम करेगा या एआई है, को-पायलट है, वो कैसे यूज़ होगा। और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ओसीआर वगैरह है, बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कंपनीज़ यूज़ नहीं कर रही लेकिन साइड में है। तो अगर आपको वो एक्सप्लोर करनी है और अगर आप आज तक आपने किया नहीं है, तो आपको एक बार थोड़ी-सी लर्निंग करनी पड़ती है कि ये फिर हम ईज़िली कर सकें। तो फंक्शनल में अपने आप को पुश करते रहते हैं कि ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। और अगर फंक्शनल को भी पता है कि वो कहाँ तक कर सकता है, कि मतलब क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बस यहीं तक करने वाला हूँ, मैं एंट्री ही करवाऊँगा, मैं सिर्फ़ ट्रेनिंग ही दूँगा, मैं टेस्टिंग तक ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। उसके बाद भी जो नई-नई चीज़ें आती हैं ना, तो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि अब क्या पावर बीआई हमसे हो जाएगा? ऐसी कुछ नई चीज़ें आई, तो क्या ये हमसे हो जाएगा? तो जो-जो हमसे हो जाएगा हम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन वही एक प्रॉब्लम है कि अगर एक पॉइंट पे आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये वाला एरिया आपको टच नहीं करना है, तो वो वाला जो लिमिटेशन डिफाइन करना होता है ना, वो एक लाइन, कि इस लाइन के आगे नहीं जाना है, तो आपका करियर सही चलता है। ना तो ओवर एक्सपेक्टेशंस होगी क्योंकि एक बार मेरे पास क्वेरी आई थी कि पावर बीआई से रिलेटेड उसे सारी रिपोर्ट्स जनरेट करवानी थी। उस समय मैं लर्निंग फेज़ में थी। तो लर्निंग फेज़ में आप ये नहीं बोल सकते कि किसी कंपनी का लाइव डेटा के साथ आप सारी रिपोर्ट जनरेट कर दोगे, उसका जो लिस्ट था पूरा। तो लर्निंग फेज़ में क्या होता है कि आपको फिर बोलना पड़ता है नहीं, अभी तो हम खुद ही लर्निंग फेज़ में हैं, हम तो खुद इस नई चीज़ को सीख रहे हैं। उसी तरह जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने बोला ना कि वो जो लड़की फ्रेशर नहीं, अब उसको मैं फ्रेशर नहीं कह सकती क्योंकि जब मैंने जॉइन किया उसको 6 महीने हो गए थे और जब मैंने छोड़ा तो उसको 1 साल से ज़्यादा हो गए थे। तो 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद पता प्रॉब्लम क्या थी उसकी? उसको ह उसका जो सीनियर था, ये मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने उसको पूरा एज़ अ फंक्शनल फाइनेंशियल बंदा नियुक्त कर दिया, बाकी सीनियर्स हटा दिए, उसको फ्रंट एंड पे कर दिया। वो क्लाइंट यूएस के क्लाइंट को ट्रेनिंग दे रही थी शायद। तो अगर आप यूएस के क्लाइंट को ट्रेनिंग दे रहे हो, क्लाइंट अगर अकाउंटेंट है, अगर का क्लाइंट अकाउंटेंट है तो आप समझ रहे हो कि वो तो फँस जाएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? रिस्पॉन्सिबिलिटी की 1 साल से आप, सुना भी था मैंने, 1 साल से आप सीख रहे हो, आपने क्या सीखा? अब पता है क्या सीखा फिर मैं बताती हूँ। बहुत ही मतलब डेवलप पता क्या कहते हैं उसे, बहुत ही फेमस कंपनी है वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1 साल में उस जो फंक्शनल कंसल्टेंट को सिखाया कैसे जा रहा था? ट्यूटोरियल्स, जितने ट्यूटोरियल्स है ना उसको दे दिए गए, पढ़ लो। ट्यूटोरियल्स पढ़ लो, इस टॉपिक पे वीडियो देख लो, अपनी लर्निंग खुद करो। वो दिन भर कंप्यूटर बैठ के अपनी लर्निंग खुद कर रही थी। किसी टेक्निकल के साथ असाइन नहीं है, कोई सीनियर फंक्शनल उसकी मदद नहीं कर रहा और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, वो अपने प्रोजेक्ट्स पर उसको अपने साथ भी नहीं ले जाते हैं। तो सोचो तो उसको एक्सपीरियंस एक्सप्लोज़र मिलेगा कहाँ से? वहाँ बैठ के कंप्यूटर के सामने वो ट्यूटोरियल पढ़ रही है। 6 महीने उसने ट्यूटोरियल और वीडियो ही देखे हैं। इससे तुम्हें पता है लगता है कि वो कुछ सीख पाई होगी? क्योंकि प्रैक्टिस, या तो आप उसके साथ अपनी फील्ड पे ले जाओ उसके साथ, इन हाउस जहाँ भी काम हो रहा है, या तो उसको ऐसा कोई टेस्ट केसेस दो ना, जिस पे वो टेस्ट केसेस रन करके उसका मतलब अगर आप कोई इनपुट दे रहे हो और उसके बाद उसका आउटपुट क्या आया, वहाँ तक वो जा ही नहीं रही कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सब कुछ थ्योरेटिकल था, सब कुछ थ्योरेटिकल था कि ये ऐसा होता है, लेकिन उसने प्रैक्टिकल कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो ऐसा करेगी तो वो रिज़ल्ट आएगा कि नहीं। मेरे फर्स्ट जॉब में जब मैं फ्रेशर थी, तो हमारे पास बैंगलोर की कंपनी आई थी ट्रेनिंग देने के लिए। तो वो जो कंसल्टेंट थे ना, वो क्या करते थे पता है? क्रोनस है ना,
वो हमेशा क्रोनस पे टेस्ट कराते थे। और जब मुझे भी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को बोला गया कि आप जो-जो सीखना चाहते हो अ, और या ऑब्जेक्शन नहीं लेता था। वो क्रोनस पे एक एंट्री दे दी, कार्ड दिखा दिया और 1-2 ट्रांज़ैक्शन वो वाउचर वाले दिखा दिया, पोस्ट कर दिए। मैक्सिमम वो सिखाते थे सेल्स ऑर्डर जनरेट कर दिया, परचेज़ ऑर्डर जनरेट कर दिया, पोस्ट कर दिया। इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट और सेल्स ऑर्डर से शिप रिसीव का कॉन्सेप्ट, इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट और वाउचर वाला कॉन्सेप्ट, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट प्लस क्रोनस पे एंट्री आप करोगे ना पोस्ट हो जाएगी। एक नई कंपनी क्रिएट करके एंट्री पोस्ट करो, सेटअप के इश्यूज़ आएँगे। सेटअप का एक-एक इश्यू आएगा, एक आपको इतने सारे एरर मैसेज आएँगे कि जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाते, एक एंट्री पोस्ट नहीं होगी। तो एक दिन मैंने सर को पूछा कि सर हम हमेशा ये डेमो कंपनी क्रोनस पे ही टेस्ट करते हैं। 1 महीना भी आप उसी पे टेस्ट करोगे तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, तो सब पोस्ट हो जाते हैं। तो इसका कोई सेटअप, इसका कुछ मतलब हम कुछ अलग कर सकते हैं, कोई नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने बोला नई कंपनी नहीं क्रिएट क्योंकि फ्रेशर को वो नहीं सिखाया जाने वाला था। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनको आता था कि नहीं, जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस में बताया ना कि उस बंदे को खुद नहीं आता था। तो हुँ। अब क्या हो रहा है मेरे जी। जैसे-जैसे वो ना बोल रहे थे मेरे क्वेश्चन्स बढ़ रहे थे। दूसरे-तीसरे दिन मैंने फिर पूछा, फिर कुछ पूछा, फिर कुछ पूछा। तो अब क्या हुआ ना उनके आंसर्स नहीं आ रहे थे। तो जो जितनी हमारे टीम मेंबर्स थे ना, उन्होंने ही कंप्लेन कर दी कि इस बंदे को कुछ नहीं आता। फिर उन्होंने उस प्रोफेशनल को रिप्लेस किया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। हमारी मुझे लगता है 15 दिन की ट्रेनिंग थी, 4-5 दिन में उसको आउट कर दिया। फिर सोचो जो लर्नर्स थे उन्होंने ही मना कर दिया। फिर रिप्लेस किया गया और फिर उसके कोई और इस बार जो आए थे ना वो टेक्नो फंक्शनल थे। उनका एक्सपीरियंस बहुत था टेक्निकल, वो टेक्नो फंक्शनल थे। तो फाइनेंस में बहुत डीप नहीं जाते थे लेकिन उनका नॉलेज अच्छा था। तो फिर उन्होंने हम लोगों को थोड़ा बहुत गाइड किया और लेकिन इससे मुझे ये पता चल गया कि अगर कोई आपको सिर्फ़ क्रोनस पे ही सिखा रहा है ना तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रोनस पे एरर्स नहीं आएँगे, 99% चांसेस है, वो एंट्री पोस्ट हो जाती है क्योंकि वही उसका ज़्यादातर पूरा सेटअप सेटअप है ही डिफाइन है। उसपे। हाँ? उसके कार्ड बने हुए हैं, आप एक एक्सिस्टिंग कार्ड लेते हो, ठीक है? एक्सिस्टिंग कार्ड लेते हो, एक्सिस्टिंग कार्ड पे सब कुछ डिफाइन है, उसपे एंट्रीज़ भी सैंपल एंट्रीज़ पोस्ट है। अगर एक आइटम कार्ड और एक सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस या जीएल अकाउंट जिसकी ऑलरेडी एंट्री पोस्ट है, अगर एंट्री पोस्ट है मतलब कि वो उस प्रोसेस से होके गया है, कार्ड यूज़ हो गया, एंट्री पोस्ट हो गई, एंट्री जनरेट हो गई और वो रिपोर्ट में भी कन्वर्ट हो गया होगा। तो अगर ये इस प्रोसेस से चला गया, आप वही वाला जीएल, वही वाला आइटम यूज़ करो, कोई एरर नहीं आएगा। उसके पीछे पूरा सेटअप लगा हुआ है। उसकी एंट्रीज़ पोस्टेड है, एरर क्यों आएगा? जब तक आप कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर देते। तो ये मतलब फ्रेशर को स्टार्टिंग में सिखाने के लिए ठीक है, लेकिन उसे ये ना सिखाना कि नई कंपनी क्रिएट करना है, कैसे करना है और नई कंपनी क्रिएट ब्लैंक कंपनी जिसे हम कहते हैं। ब्लैंक कंपनी क्योंकि जब आप लाइव करने जाते हो किसी को तो वो क्रोनस पे थोड़ी ना काम करेगा। उस क्लाइंट कंपनी का अपना एक नेचर ऑफ द बिज़नेस होगा, अपनी रिक्वायरमेंट होगी, अपना डेटा होगा, वो अपना डेटा देखना चाहेगा। बहुत बार क्लाइंट कंपनी को जब आप डेमो देते हो ना, तो कुछ दिनों के अंदर ही वो बोल देंगे कि मेरा कुछ सैंपल डेटा ले लो, लेकिन मेरे सैंपल डेटा, मेरा आइटम का नाम ये होना चाहिए, मेरा जीएल का नाम ये होना चाहिए, मेरे सेल्स ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर का नाम ये ऐसा होना चाहिए। तो ये एंट्री करके दिखाओ क्योंकि ताकि हमको रिलेवेंट लगे कि ये रिलेटेड है, ना कि क्रोनस का बाईसाइकिल उठा लिया। अब भई हम फर्नीचर बनाते हैं, हम टेबल चेयर बनाते हैं, अब बाईसाइकिल की एंट्री पोस्ट करके दिखा रहे हो मुझे। तो ये नहीं चलेगा। तो ये प्रॉब्लम है ना कि नेचर ऑफ द बिज़नेस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से पता चलता है। इसलिए वैसे अभी बीच में एक बहस छिड़ी थी कुछ समय पहले कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा है या फिर ऑफ़िस में काम करना अच्छा है। ये आपको याद होगा तो। तो जब कोई फ्रेशर आता है ना, तो फ्रेशर के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अ, पहले कंपनीज़ में या ऑफ़िसेज़ में काम करे। एक्सपीरियंस के बाद वो अगर चूज़ करता है अपना करियर कि उसको फ्रीलांसिंग करनी है या घर से काम करना है और उसको काम मिल भी जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो दूसरे फ़ेज़ में जाए। लेकिन स्टार्टिंग में तो उसको लर्निंग चाहिए जैसे मैंने बोला ना बिल्कुल। हाँ, अगर मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं किया होता, जैसे ये क्रोनस वाली जो ट्रेनिंग थी,
तो मुझे भी नहीं पता चलता कि एक ब्लैंक कंपनी बना के एक नई कंपनी बनाई जाती है और क्लाइंट की कंपनी से डील किया जाता है। आप और रियल टाइम टेस्टिंग आप नहीं कर सकते, आप बैकअप लेके करोगे क्योंकि रियल टाइम टेस्टिंग आपका वो डमी टेस्टिंग है। आपको क्या पता उनका रियल टाइम सिनेरियो जो मतलब आज कौन-सा ऑर्डर डिलीवर होने वाला है, आज कौन-सा चालान बनेगा, आपको कैसे पता? वो तो उसी पर्सन को पता है जो उस चेयर पे बैठा है, परचेज़ का एम्प्लॉयी, सेल्स का एम्प्लॉयी, उसके पास चालान आते हैं, वो डेटा एंट्री करता है, फिर वो रिपोर्ट जनरेट होती है। तो एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ फ्रेशर आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ प्रोसेस गाइड कर सकते हो, बाकी तो रियल टाइम एंट्री वही करेगा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हमने इसलिए शेयर किए क्योंकि अभी बहुत सारे फ्रेशर जैसे आपने बोला सही बोला कि अब बहुत सारे फ्रेशर्स आएँगे जो कंपनीज़ को जॉइन करने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस देखेंगे कि कौन-कौन सा कैरियर ऑप्शन होता है और स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने रेफरेंस दे दी या किसी ने बोला कि डायनामिक्स ईआरपी को ट्राई करो। जैसे बीच में ना 2-3 कोर्स क्वेरीज़ आई थी मेरे व्हाट्सएप पे कि क्या डायनामिक्स ईआरपी का करियर अच्छा है? इसमें इसमें सैलरी कितनी मिल सकती है? इसमें करियर बन सकता है क्या? और लॉन्ग टर्म बन सकता है क्या? स्पेशली गर्ल्स क्योंकि ना आप अगर एक प्रोटोटाइप सोचो मतलब एक स्टीरियोटाइप होता है कि गर्ल्स का तो या तो एचआर बन जाएँगी हाँ, एचआर होंगी या फिर क्या बोलते हैं टीचर होगी। हाँ, वो कंसल्टेंट या कुछ और बनिए टीचर और एचआर को इतना लोग पसंद करते हैं ना अगर सोसाइटी को आप देखो, तो अगर कोई लड़की बोल दे कि मैं एचआर या टीचर हूँ, बहुत खुश हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तो खैर अलग ही बात है, अलग ही रुतबा है, ओहरा है। लेकिन एक लड़की अगर एचआर है या टीचर है ना, तो बहुत ईज़ी हो जाता है उसके लिए। लेकिन अगर वो लड़की बोले कि उसको ईआरपी करना है और कंसल्टेंट बनना है, डायनामिक्स ईआरपी यूज़ करना है, तो फिर ना ये अ, सोचना पड़ता है कि ये करियर क्या आपको सैलरी देगा? ये करियर में अगर आप 4 या 5 साल लगा दो, तो इन फ्यूचर क्या ये एक्सपीरियंस काउंट होगा जब आप अपना जॉब स्विच करते हो? मतलब करियर का जो मतलब सेम एरिया में ही आप काम नहीं करोगे, कोई दूसरा एरिया आप स्विच करना चाहते हो या आप टीचर बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो, तो क्या ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? तो ये सब क्वेश्चन्स आते हैं फ्रेशर के दिमाग में कि अगर हमने जब इंसान फ्रेशर होता है ना, तो माँ-बाप इतना परेशान नहीं करते कि तुम सैलरी लाओ, सैलरी लाओ। पहला उनका रहता है कि काम करना सीखो, 8 घंटा आप बैठ सकते हो कि नहीं। तो 8 घंटा आप वहीं स्टिक होकर बैठो, आप लर्निंग लो, भले ही 6 महीना में आप सैलरी मत लाओ लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपोज़र ले लो। तो बहुत सारे लोग 6 महीना और 1 साल के लिए ना अगर आप सैलरी नहीं दे दोगे फ्रेशर को, लेकिन आप सिखाओगे तो बहुत लोग आते हैं, कि उनको सीखना है, ठीक है? उन्होंने सीख लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन वही एक पॉइंट है जहाँ पे आपने उन्हें गलत डायरेक्शन दिया। अगर वो बीटेक है और उसका इंटरेस्ट टेक्निकल है और आप उसको फंक्शनल बना देते हो ज़बरदस्ती, तो उसका 1 साल बर्बाद होगा और 1 साल बर्बाद होने के बाद वो क्या करने वाली है पता है? अ, 1 साल बर्बाद होने के बाद एक बार मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बोला कि वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रही है। क्योंकि उसका भाई सीए था ना तो वो उसको सपोर्ट कर सकता था। तो मैंने उसको बोला कि अब वो उसका इंटरेस्ट है, बहुत लोग कर भी लेते हैं और उसके पास गाइडेंस भी था। लेकिन जो डायनामिक्स ईआरपी सीखने की उसकी इच्छा थी ना, जो टेक्निकल कंसल्टेंट जितने दिन मैं उसके साथ रही मुझे पता चला उसको कोडिंग करनी है, उसको डेवलपमेंट करना है, उसको टेक्निकल कंसल्टेंट बनना है। लेकिन रिज़ल्ट आप देखोगे अब वो तो मेरे इंटरेस्ट नहीं टच चला में गया। हाँ, अब तो मेरे टच में नहीं है। लेकिन उसने 1 साल के बाद ड डेढ़ साल या 2 साल जब जितना भी उसने काम किया होगा वहाँ पे, जब उसने फ्रस्ट्रेशन में जॉब छोड़ी कि उसको फाइनेंस की ट्रेनिंग देनी पड़ रही थी और प्रेशर था कि सीखो और दो और उसका इंटरेस्ट नहीं था। तब उसने फिर चेंज कर लिया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था या सीए ही था, इसने मुझे बोला कि मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और मैं वो एग्ज़ाम दूँगी और उसके बाद मैं करियर उसमें बनाऊँगी। तो सोचो एक फ्रेशर को, एक बीटेक इंटेलिजेंट लड़की को आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उसका करियर ही चेंज हो गया। तो ये मुझे लगता है फ्रेशर के साथ नहीं होना चाहिए। ये मतलब बहुत ही गलत अप्रोच है। ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम चूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, उसके बारे में वेल रिसर्च करनी चाहिए हमें। टेक्निकल बनना है या फंक्शनल बनना है एज़ पर देयर इंटरेस्ट।
कंपनी तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें फोर्सफुली कहीं ना कहीं डाल देगी। इसलिए उन्हें भी अवेयर होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि उन्हें करना क्या है। नहीं, ये मैंने बड़ी कंपनीज में भी सुना है कि बहुत सारी बात में ना ये प्रॉब्लम आती है कि आप आप किसी और चीज के लिए अपॉइंट हुए थे और आप कुछ और कर रहे हो। हाँ, एमएनसीज़ में एक्चुअली ये कल्चर नहीं है। एमएनसी में कोई एक रोल के लिए नहीं बना। उनका तो डेज़िग्नेशन ही है सपोर्ट इंजीनियर, तो वो इंजीनियर किसी एक सॉफ्टवेयर का नहीं है। वो पाई इसमें मतलब बीसी में भी काम कर सकता है, उसे एफएनओ में भी डाल सकते हैं। उनका तो एक कल्चर ही अलग है एमएनसीज़ का। हाँ, लेकिन एमएनसी कभी एक रिलेटेड होना चाहिए ना। वो लोग कभी आपको बिज़नेस सेंट्रल फंक्शनल कंसल्टेंट नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ़ फंक्शनल कंसल्टेंट बोलेंगे अगर आप फंक्शनल कंसल्टेंट हो। वो सारे ईआरपी में आपको जहाँ प्रोजेक्ट होगा वहाँ मूव कर देते हैं। वहाँ का कल्चर ये है। नहीं, नहीं, लेकिन जैसे आपने बोला ना ये भी सही है, लेकिन ये एक रिलेटेड एरिया ही हुआ ना कि सारा हाँ, ईआरपी ये ही है। है। उनका आपको बिल्कुल। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, हुँ, एक हुँ। ईआरपी आपको अच्छे से पता है, तो अगर आपको स्विच भी किया जाएगा, तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, आप सीख जाओगे, है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट जी, आपके जी। आइडिया में है और आपको वो सारे ईआरपी में थोड़ा बहुत मतलब मुझे लगता है लुक एंड फील और थोड़ा बहुत ही चेंजेस है। इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि आप पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जैसे बेस तो सबका सेम ही है। लॉजिकली जो बेस हाँ, देखा जाए वो तो सबका एक ही हाँ, है। वही फ्रंट एनवायरनमेंट में थोड़ा-सा आपको थोड़ा चेंजेस लगेगा कि किसके कार्ड या उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग हो सकता है, विंडोज़ अलग हो सकती है। लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ये जो आपने बोला, ये मुझे इतना बड़ा जी। चैलेंज नहीं लग रहा है। मुझे चैलेंज लगता है जैसे कि अब एक फ्रेशर आया कंपनी में, उसने जॉइन किया, उसने आपको बता दिया कि उसका इंटरेस्ट क्या है, लेकिन आपको उसके इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट ये है कि आप उससे क्या करवाना चाहते हो। एक तो आपको पोज़ीशन भरनी रहती है कि आपको कुछ ट्रेनीज़ चाहिए और कुछ दिन बाद वो सीख जाएँगे तो आपके काम आएँगे या जो भी आपका इंटरेस्ट हो, अगर एक सीनियर बंदा उस फ्रेशर को कन्विंस कर देता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ इस प्रोफ़ाइल में है, आपको ये करना चाहिए और वो कन्विंस हो जाता है और 1 डेढ़ साल बाद वो चीज़ वो नहीं कर पाता है, तो परफ़ॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम क्या कंसीडर होता है, जैसे ही आप 1 साल से ज़्यादा करते हो ना, तो परफ़ॉर्मेंस पे आ जाता है कि आपका परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। तो उस परफ़ॉर्मेंस को जज करने के लिए आपको ये भी तो सोचना होगा कि आपने उस पर्सन का जो सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया है। अब वो अगर पॉज़िटिव हो जाता तो आपके कंपनी के लिए अच्छा, उसके करियर के लिए भी अच्छा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो कंपनी तो को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो उस इंसान के साथ जिसका 1 या 2 साल बर्बाद हो गया होगा और फिर वो नेक्स्ट करियर जी, क्या चूज़ बिल्कुल। करेगा, है ना? करेक्ट तो है। ये एक प्रॉब्लम है, तो ऐसी तो ख़ैर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में भी हम डिस्कशन करेंगे, आज का सेशन बहुत लंबा हो गया है। जी, मैंने बिल्कुल। सोचा था हम लोग सिर्फ़ आधे घंटे बात करेंगे, लेकिन ये करीब डेढ़ घंटे हो गया है। तो एक क्वेश्चन आया है, देखो शायद लकी आपको भी दिख रहा होगा। हाँ, ये है मिस्टर कोई जय। डाउट है इन्वेंटरी अवेलेबल बेस एप्लीकेशन की रिपोर्ट है, ओके। उसमें एक फीचर ऐड करना है। इन्वेंटरी अगर 0 होने वाली हो, तो उससे लीड टाइम पहले वो इन्वेंटरी की वैल्यू रेड मार्क हो जाए। और ठीक है, ये कस्टमाइजेशन का पार्ट है बेसिकली कि इन्हें चाहिए कि जो इन्वेंटरी अवेलेबिलिटी वाली जो रिपोर्ट है, बेसिकली वो एक मैट्रिक्स पेज भी होता है लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी अवेलेबल बाय। या तो वो उसकी बात कर रहे हैं या एक अलग से एक रिपोर्ट भी आती है पीडीएफ में जो जनरेट हो जाती है। तो लीड टाइम तो हम आइटम कार्ड पे डिफाइन कर ही सकते हैं और आप लीड टाइम के बेसिस पे उसकी इन्वेंटरी का आप चेक करा लीजिए कस्टमाइजेशन के थ्रू और उसमें स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करके अगर वो पेज है तो उसको रेड मार्क कर दीजिए और अगर वो आरडीएलसी लेआउट है तो आप उसमें कंडीशनल कलर उसको मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो दैट्स नॉट। आई होप आप हाँ, चेक कर लो और कोई क्योंकि क्वेश्चन एक है? ही क्वेश्चन आया, वो तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, मेरे भी हाँ, तो एक मेरे ही पे दिख भी रहा एक ही दिख है, रहा है। ओके। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा और अगर इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, लकी आपको आंसर कर देंगे। तो आज जी जी बिल्कुल। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन हम ऐसे ही प्लान करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमें हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, 2, 4, 10, 15 क्वेश्चंस एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लेंगे
अपनी तरफ से या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका प्रैक्टिकल सिनेरियोज के साथ आंसर कर देंगे ताकि लोगों को समझने में भी इजी हो। ठीक है, जी तो आज के लिए एंड करते हैं। जी बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो बाय। मच, बाय।